दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक सवाल से करना चाहूँगा। सवाल आप सभी के लिए है कि क्या हो उस इंसान के साथ जिसने अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी किसी एक काम को करते हुए लगा दी हो, ख़ास करके एडवेंचर्स, ट्रैवलिंग, युद्ध करते हुए, और बाद में उसको ये बोल दिया जाए कि आप अब आराम से घर पर बैठो। आपका जवाब होगा कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बोरियत भरी हो जाएगी। एक और रियल लाइफ से आपको कंपेयर करके बताता हूँ। जैसे मोस्टली हम क्या है कि फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। अक्सर आप लोगों ने अपने पापा, चाचा, ताया, दादा को ये बात कहते हुए सुना होगा कि जब उनका खेत के अंदर कोई काम नहीं होता, उनको 2-4 दिन, एक हफ्ता घर पर बैठना पड़ता है। तो अक्सर ही वो घर पर एक बात बोलते हैं कि खेत के अंदर बढ़िया था, घर पर तो टाइम पास नहीं होता। उनको बीमारी जैसी कंडीशन हो जाती है घर पर रहकर। उन्हें लगता है कि यार ये क्या लाइफ है, इससे बेटर है कि खेत ही एक गेड़ा मारें, चक्कर काट के आ जाएं। ये आप लोगों ने आम घर पर बात सुनी होगी। अगर ये बात आपने रियलाइज़ की है या फिर अब आराम से बैठकर सोचो कि हाँ ऐसा होता है, तो समझ लीजिए कि आपने आज की हमारी पोइम, जिसका टाइटल है यूलिसिस, उसके करैक्टर को समझ लिया। Welcome back again on my YouTube channel Literature World. I am Harpreet Brar, UGC Net qualified from district Hanumangarh of Rajasthan state. आज की हमारी वीडियो का टाइटल रहेगा यूलिसिस, ए पोइम रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। पोइम नंबर 13 रहेगी। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस को मैं कवर कर रहा हूँ। इससे पहले आपकी 12 पोइमों को मैं टीच करवा चुका हूँ। उन बाकी पोइम्स की और वर्क की प्लेलिस्ट इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर उसको देख सकते हो। तो हम जिस करैक्टर की बात कर रहे थे यूलिसिस की, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस, ये नॉवल है बर्नार्ड एल्विश का। हम इसको रीड नहीं करेंगे, बट मैंने यूलिसिस की स्टोरी को अच्छे से स्टडी किया ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। बहुत सारी फ़ोटोज़ का आज हम यूज़ करेंगे। ये सारी की सारी तस्वीरें आज हमारे काम आने वाली है। इस पोइम को पढ़ने से पहले मेरे को भी ये लगता था कि यूलिसिस पोइम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे समझा जाए। बट मैंने पूरा एक दिन लगाया इस पर, अच्छे से इसको समझा। अच्छे से स्टडी करने के बाद में पता चला कि यार सबसे बेस्ट पोइम है ये। आपको भी मैं अच्छे से इस पोइम को एक्सप्लेन करूँगा, कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। हम आज की हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारी पोइम की स्टार्टिंग एक ईडियम से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस पोइम से जुड़े हुए कुछ ईडियम्स हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, एक ईडियम है ए पेनेलोप्स बैब। नहीं सुना तो देख लो, 2023 के एग्ज़ाम के अंदर ये आया था। ये ईडियम है जिसका मतलब होता है एक एंडलेस जॉब, एक ऐसा काम जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पर एक नाम आया हुआ है ईडियम के अंदर, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ये जो नाम आपको दिख रहा है पेनेलोप, ये कौन है पेनेलोप? तो ये यूलिसिस की पत्नी का नाम है। उसके आगे लिखा है वेब। वेब यानी कि बुनाई का काम करना, जैसे हम कोई स्वेटर वगैरह बुनते हैं। तो ये ईडियम है कि पेनेलोप का वेब यानी कि पेनेलोप का कोई बुनाई का काम। तो उससे ये ईडियम बना कि एक ऐसा काम जो कभी ख़त्म नहीं होता। इसके पीछे की कहानी क्या है तो ये मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं। अभी मैं आपको जस्ट ईडियम पे बात कर रहा हूँ। इसके बाद में आपने अक्सर सुना होगा एक और ईडियम, ए ट्रोजन हॉर्स, यानी कि ये ईडियम भी हमारी पोइम से रिलेटेड है। ट्रोजन, ट्रॉय का वॉर आपने सुना होगा, ये युद्ध हुआ था, क्योंकि वो कहानी भी हमारी यूलिसिस से लिंक करती है। तो ये भी एक ईडियम है, ट्रोजन हॉर्स। इसका मीनिंग भी आपको मैं बताऊंगा कि ईडियम कैसे बना। ये जो सुना होगा आप लोगों ने कि बी अवेयर ऑफ ग्रीक वीरिंग गिफ्ट्स, ए ट्रोजन हॉर्स,
ये घोड़े को आप देख लो अच्छे से, लकड़ी का बना हुआ घोड़ा, ठीक है। एक ईडियम आपने और ज़्यादा सुना होगा, आई होप ये तो पक्का ही सुना होगा, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हो, तैयारी कर रहे हो, तो एक्लिस हिल, ये ईडियम भी आपने सुना होगा। एक्लिस कौन था? तो एक्लिस भी यूलिसिस का ही एक साथी था जो ट्रॉय के वॉर के अंदर लड़ा था। तो ये 3 तो ईडियम हमारे इस पोएम से निकल के आएंगे। ये आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, एक्लिस हिल 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर होता है द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, सॉरी द फैटल वीकनेस, यानी कि एक सबसे ज़्यादा किसी का वीक पॉइंट किसी का। तो ये ईडियम कहाँ से बने? ये सारी की सारी कहानी हमारी यूलिसिस पर आकर रुक जाती है। तो क्यों ना मैं आपको एक यूलिसिस की कहानी पहले एक्सप्लेन कर दूं। तो कहानी की शुरुआत होती है होमर के इलियड के साथ में। होमर का नाम आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। और वीडियो अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। एक तो पोइम हमारी लेंथ ही है, 70 लाइनों की पोइम है। ऊपर से मेरे को आपको होमर की इलियड की कहानी बतानी पड़ेगी और होमर की ओडिसी की भी कहानी आपको बतानी पड़ेगी, ट्रॉय के वॉर के बारे में बताना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। तो मुझे नहीं पता कि ये वीडियो 1 घंटे की होने वाली है या 2 घंटे की होने वाली है। अगर एक ही वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है तो भाई आप इस वीडियो पर रुक सकते हो, अदरवाइज़ इस वीडियो को स्किप करो और आगे जाकर कहीं से और स्टोरी सुन लो। तो रुकेंगे वही जिनको भाई ये पोइम हमेशा के लिए याद रखनी है, चाहे आपका रिटन एग्जामिनेशन है यूजीसी का, ईएमआरएस का, चाहे एचपीएससी है, चाहे आपका आरपीएससी है, कोई मर्जी एग्ज़ाम दे लेना, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि क्वेश्चन आपका गलत इस पोइम से तो नहीं होने दूंगा। साथ के साथ होमर की ओडिसी हो, चाहे होमर की इलियड हो, इसकी भी कहानी आपको पता चल जाएगी। यानी कि एक ही पोइम से आप 3 निशाने लगाओगे, एक तो लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन की पोइम, फिर होमर की 2 बड़े एपिक, इनको समझ लोगे, इनकी समरी आपको याद हो जाएगी। रही बात इस पोइम के मटेरियल की, पीडीएफ की, तो वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है लिटरेचर वर्ड बाय ब्राड, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैनल को जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आपकी कोई भी इंक्वायरी होती है तो आप मेरे को फेसबुक आईडी ब्राडदीप लिरिक्स नाम से मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा हरप्रीत सिंह ब्राड के नाम से। यहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारी पोइम पर। शुरुआत कर रहा हूँ मैं होमर की इलियड के साथ में एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस अगर आपने इसको नहीं समझोगे ना तो आपको वो पोइम समझ में नहीं आएगी। होमर की इलियड के अंदर वर्णन किया गया ट्रॉय का जो वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, ट्रॉय का युद्ध। अब आपको उसकी कहानी भी अब अलग से सुननी पड़ेगी, बट सिंपल आपको बताता हूँ कि भाई स्पार्टा की राजकुमारी थी और इधर से ट्रॉय का राजकुमार था। ट्रॉय का राजकुमार स्पार्टा की राजकुमारी को निकाल के लेके आ जाता है, तो स्पार्टा वाले ट्रॉय पर अटैक करते हैं। ट्रॉय बहुत ही तकड़ा साम्राज्य था जिसको आसानी से जीता नहीं जा सकता था। उसके लिए 10 साल तक युद्ध चलता रहा। तो जो स्पार्टा की तरफ से एक सैनिक लड़ रहा था उसका नाम था यूलिसिस। अब ग्रीक के अंदर यूलिसिस को ओडिसिस के नाम से जाना जाता है। ग्रीक के अंदर यूलिसिस तो हमारा लैटिन का और रोम का या फिर इंग्लिश का वर्ड है, उसको इंग्लिश के अंदर यूलिसिस कहा गया। ओडिसिस ही नाम है यूलिसिस का, या फिर ये कह लो कि यूलिसिस का ही नाम है ओडिसियस। तो उस ट्रॉय के वॉर के अंदर 10 साल तक यो एक महान योद्धा जो लड़ाई करता रहा वो था यूलिसिस। उस ट्रॉय के वॉर की पूरी कहानी होमर की बुक इलियड के अंदर दी हुई है कि किस प्रकार से उस युद्ध की स्टार्टिंग हुई, कैसे ट्रॉय को हराया गया, पूरे का पूरा आग लगा के जला दिया गया, जीता नहीं जा सकता था। हुआ क्या कि स्पार्टा के जो सैनिक थे उन्होंने ये दिमाग लगाया कि इस प्रकार तो हम ट्रॉय को जीत नहीं सकते। तो उन्होंने एक नकली घोड़ा बनाया जिसकी फ़ोटो मैंने आपको दिखाई थी, जिससे हमारा ईडीएम भी बन के आया था भाई। जस्ट वेट, आपको मैं उस फोटो पर ले चलता हूँ।
तो स्पार्टा वालों ने इस प्रकार का एक लकड़ी का नकली घोड़ा बनाया जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सैनिक अंदर छुपने की जगह थी, और उन्होंने उस घोड़े को गेट के बाहर छोड़ दिया और बाकी सैनिक कहीं छिप कर बैठ गए। अब जैसे ही ट्रॉय वालों ने देखा कि भाई शायद 10 साल हो गए हैं, तो स्पार्टा वालों ने हार मान ली होगी, तो वो वापस चले गए होंगे। उन्होंने देखा कि बाहर एक घोड़ा है, शायद गिफ्ट के रूप में छोड़कर चले गए होंगे, तो उन्होंने उस घोड़े को अंदर कर लिया, जैसे फोटो के अंदर आप देख पा रहे हो। अब जैसे ही उन्होंने ये सोचा कि 10 साल हो गए, स्पार्टा वाले तो भाई डर के भाग गए, तो ट्रॉय वालों ने रात को जश्न मनाए, शराब पी, जश्न मनाए, और शराब पी के वो तो सो गए। रात को इस घोड़े में से क्या निकले सैनिकों ने गेट खोल दिया। गेट खोलने के बाद में बाहर के सैनिक भी अंदर आ गए, स्पार्टा वाले जिसके अंदर यूलिसेस भी था, और कुछ सैनिक इस घोड़े के अंदर भी थे, और इधर से ट्रॉय वाले क्या हैं, वो तो नशे के अंदर पड़े हैं। इस प्रकार से बाहर की सेना ने हमला कर दिया और ट्रॉय के जितने भी पुरुष थे उनको तो मार दिया, और महिलाओं को अपने साथ में ले गए और ट्रॉय को लगा दी आग, ट्रॉय को जला दिया। तो ये घोड़े के अंदर क्या था, एक नकली घोड़ा था उनको फंसाने के लिए। उसी से ये इडियम बना था, ए ट्रोजन हॉर्स, जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल ट्राइंग टू टेक ओवर। एक पर्सन या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी पर हमला करने की कोशिश करते हैं छिपकर, उसे बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। ये आप जब कंप्यूटर की तैयारी करते हो ना, तो कंप्यूटर के अंदर भी एक वायरस आता है, उसे हम ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, जो छिपकर अटैक करता है। तो वहाँ से ही ईडियम निकल के आया। तो हमने होमर की ओडिसी की बात कर ली। इसके बाद में जब 10 साल बाद युद्ध खत्म हो गया, ट्रॉय को हरा दिया गया, तो बाकी सैनिक तो क्या हुए, घर पे चले गए। बट यूलिसिस था, वो अपने कुछ साथियों के साथ में, उसको ऐसे आराम से बैठना पसंद नहीं था। उसने अपने साथ कुछ साथी लिए, तकड़े योद्धाओं को साथ में लिया, और वो निकल गया और यात्राओं पर। उसने अगले 10-20 सालों तक और यात्राएं की, समुद्रों में से निकला, अलग अलग राक्षसों से उसका सामना हुआ। वो 10-15 सालों की कहानी आपकी होमर की जो एपिक पोइम है द ऑडिसेस, इसके अंदर दी हुई है कि वो 10-12 साल 15 साल कैसे कैसे युद्ध लड़ता रहा। उस युद्ध के दौरान उसका सामना बहुत सारे राक्षसों के साथ हुआ। उसमें से एक राक्षस तो ये था जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इस पर एक स्पेशल मूवी बनी हुई है, साइक्लॉप्स, जिसकी एक आंख थी। इसकी गुफा में चले गए थे यूलिसिस और उसके साथी, एक गुफा में चले गए। वहाँ पे ये दैत्य था, ये राक्षस था। उस राक्षस ने गुफा का गेट बंद कर दिया। अब ना तो वो इसको मार सकते थे, क्योंकि अगर वो इसको मारते तो फिर गेट का पत्थर कौन हटाता। तो जब ये सो रहा था तो तब मिलके सभी ने इसकी आँख को फोड़ दिया। फिर वहाँ से ये बच के निकले। इसके बाद में इनका ये देखो फोटो में आप देख पा रहे हो, ये मैंने विकिपीडिया से ली इमेज फ़ोटोज़ हैं। बाकी साथी तो छिप के देख रहे हैं, और ये आपका यूलिसिस है जो इस राक्षस को मार रहा है। मतलब यूलिसिस के काम देखो कितने तकड़े हैं, ठीक है। फिर वहाँ से निकले तो इसका सामना हुआ एक एक आप ये कह लो कि चुड़ैल थी, जिसके पास एक शक्ति थी, वो इंसानों को जानवरों के अंदर कन्वर्ट कर देती थी, खास करके सूअर, भेड़िए, शेर इसके अंदर। तो जब ये यूलिसिस और इसके साथी इसके पास पहुँचे तो इसके साथियों को उसने जानवरों के अंदर बदल दिया। अब यूलिसिस ने फिर अपने साथियों को वहाँ से इस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाया, ये भी इसके काम रहे। फिर इसका सामना हुआ समंदर के अंदर, जो समुद्र के जो साइरेंस होते हैं, जो अपने वश में कर लेते हैं नाविकों को, उनसे इसका सामना हुआ, तो उनको भी इसने हराया। फिर इसका सामना लास्ट के अंदर तो जो समुद्र के देवता हैं उससे भी यूलिसिस का सामना होता है। वो समुद्र के देवता से टक्कर लेता है, उसको भी हराता है। ये जो फोटोज़ आप देख पा रहे हो, इसके हर एक करेक्टर पर मूवी बनी हुई है, अगर आप देखना चाहो तो। ये आप सारी की सारी देख पा रहे हो ना, ये समुद्र के देवता हैं, इनका नाम आएगा भाई, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये कहानी आपकी होमर की ओडिसी के अंदर दी हुई है। तो मैंने आपको होमर की, चाहे आपकी इलियड है, ओडिसी है, दोनों की शॉर्ट समरी मैंने आपको बता दी कि इसमें कहानी ये है। ये कहानी मैंने क्यों बताई भाई, ये कहानी इसलिए बताई तो आप अब एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो कि यार एक बंदा 10 साल तक तो युद्ध लड़ता रहा ट्रॉय का, उसके आगे वाले 10 से 15 साल वो फिर से
समुद्रों के अंदर, गुफाओं के अंदर राक्षसों से लड़ता रहा। 25-30 साल उसने इस प्रकार से बिता दिए। तो उसकी उम्र भी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, आधी से ज़्यादा उसकी उम्र निकल चुकी है। अब इससे आगे की कहानी, मतलब वो फिर वापस घर पे आया। अच्छा, एक ईडीएम आपका रह गया कि वो वेब वाली कहानी जो आपको बतानी भूल गया। ये जो 10 साल थे, जहाँ युद्ध का टाइम था, 10-20-30 साल जो भी थे, इस दौरान यूलिसिस की प्रेमिका थी जिसका नाम था पेनेलोप, जिसका बात मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर की थी। पेनेलोप पेनेलोप यूलिसिस की पत्नी कह लो, प्रेमिका कह लो। जब ये युद्ध लड़ने के लिए गया तो पीछे से वो इंतजार कर रही थी कि भाई मेरा यूलिसिस आएगा, उससे मेरी शादी होगी। बट यूलिसिस को तो काफ़ी साल लग गए, 10-20-30 साल ही लग गए। तो बाकी जो राजा थे वो पेनेलोप से शादी करना चाहते थे। वो आते पूछते भी, पेनेलोप यूलिसिस तो वापस नहीं आएगा, तुम हमसे ही शादी कर लो। तो वो क्या कहती, वो एक स्वेटर बुन रही थी, वेव बुनाई कर रही थी। वो कहती कि जैसे मेरी ये बुनाई पूरी हो जाएगी तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। वो दिन को तो बुनती और रात को उसको उधेड़ देती, मतलब ऐसा काम जो कभी पूरा ना हो जाए। दिन को बुनाई करती, रात को उधेड़ देती। ऐसे करते करते, यानी कि उसका एक ऐसा काम था जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। वहाँ से ही ईडियम बना था पेनेलोप्स वेब, एक एंडलेस जॉब। जैसे हम कहते हैं कि बीरबल की खिचड़ी, आपने ईडियम सुना होगा, द्रौपदी का चीर हरण, मतलब जिनका कोई एंड ही नहीं है। तो ये मुहावरा भी वहाँ से निकल के आया। ठीक है, फिर हमारा अगला एक ईडियम निकलता है एक्लिस हिल। इसका तो नाम भी आएगा हमारी पोइम के अंदर। ये कौन था? ये उसी युद्ध लड़ाइयों के दौरान यूलिसिस का एक साथी था, योद्धा था। हुआ ये था कि जब इसका जन्म हुआ तो इसकी मदर ने एक ऐसी रिवर के अंदर इसको डुबो के निकाल लिया, जिससे इसका शरीर क्या हो गया, मतलब ऐसा स्ट्रांग बन गया कि उसको कोई मार नहीं सकता था। उस रिवर का आप नाम बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। बट जब उसकी मदर ने एक्लिस को एडी से पकड़ के उस नदी के अंदर डुबोया तो एडी उसकी बच गई। मतलब एडी पर अगर कोई अटैक करता हील पर तो उसकी मौत हो सकती थी। युद्ध के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि वैसे तो एक्लिस मरने वाला नहीं था, बट इसकी एडी में जाकर किसी ने तीर लगाया, वहाँ से वो एक्लिस मर गया। तभी हम कहते हैं कि किसी का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट जो किसी को मार दे, वहाँ से ही ईडियम निकल के आता है एक्लिस हील का। आइयो, आपको ये ईडियम में क्लियर हो गया। तो 3 तो हमने ईडियम क्लियर कर लिए। यूलिसिस की कहानी हमको समझ में आ चुकी है। अब हमारी पोइम में क्या है? हमारी पोइम तो भाई इसके बाद में शुरू होती है। हमारी पोइम की शुरुआत इन होमर की दोनों की कथाओं के बाद में शुरू होती है। कहानी क्या है कि अब जब 20-30 साल बाद, यानी कि लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने ये सोचकर पोइम को लिखा कि जब यूलिसिस घर पे आया तो वो क्या सोचता है, उसकी लाइफ कैसी है। ये सारी की सारी कहानी हमारी इस पोइम के अंदर चलेगी। अब हम हमारी पोइम पर चलते हैं। स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हो ये मेरी पीडीएफ है। मैंने विकिपीडिया का आर्टिकल पढ़ा, होमर की ओडिसी, ये सारे का सारा वर्क पढ़ने के बाद में, डीपली स्टडी करने के बाद में इस पीडीएफ को रेडी किया। 20 पेज की ये पीडीएफ बनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है पोइट के बारे में, शॉर्ट स्टोरी क्या है यूलिसिस की, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, थीम क्या है, इसमें की सिंबल्स क्या हैं, उनके मीनिंग क्या हैं, समरी क्या है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, मतलब टोटल हर एक पॉइंट को मैंने देखते हुए ये पीडीएफ रेडी की है, जो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने, आप सोचोगे कि भाई ये 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियो बन रही है, बट इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने खुद ने 1 से 1.5 दिन लगाया है पूरा इसको, ताकि स्टोरी समझ में आ सके और आपको अच्छे से समझा सकूं। हमारी पोइम बहुत ही मोटिवेशनल है। अगर किसी को मोटिवेशन चाहिए ना तो इस पोइम से पढ़ना। आपको दिखाता हूँ इस पोइम की लास्ट वाली लाइनें, जो बहुत बार यूज़ की जाती है। ये लास्ट की लाइनें हैं, वट स्ट्रॉन्ग इन विल टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू येल्ड। यानी कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं स्ट्राइव करने के लिए,
सीख करने के लिए, फाइंड करने के लिए, झुकने के लिए तो नहीं। ये यूलिसिस बोल रहा है आपकी मतलब बुढ़ापे के अंदर आके बोल रहा है कि मेरे अंदर अभी भी इतनी ताकत है कि मैं स्ट्राइव करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, सीख यानी तलाश करना चाहता हूँ, फाइंड करना चाहता हूँ। झुकने का तो मेरे अंदर 1% भी चांसेस नहीं है। खैर, हम शुरू से शुरू करते हैं। यूलिसिस बाय लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। बेसिक इन्फॉर्मेशन, टाइटल हमारी पोइम का है यूलिसिस। पोइट है इसके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनका बर्थ हुआ 1809 और डेथ इनकी हुई 1892 के अंदर। इस पोइम को लिखा गया 20 अक्टूबर 1833 के अंदर और इस पोइम को पब्लिश करवाया गया 1842 के अंदर। सेकंड वॉल्यूम आया था पोइम्स ऑफ इन सेकंड वॉल्यूम, उसके अंदर इस पोइम को पब्लिश करवाया गया। फॉर्म की बात की जाए तो ये पोइम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसके अंदर एक सिंगल स्पीकर है यूलिसिस, जो बता रहा है। अब किसको बता रहा है? वो एक साइलेंट लिसनर है। वो अपने बारे में बताएगा, अपने बेटे के बारे में बताएगा और अपने साथियों से कम्युनिकेट करेगा। तो एक सिंगल स्पीकर है। बाकी आप ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में जानते हो। फॉर्म की बात करें तो ये ब्लैंक वर्ड्स के अंदर लिखी हुई पोइम है। ब्लैंक वर्ड्स का मतलब इसमें मीटर तो है और मीटर है आयम्बिक पेंटामीटर, बट कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। टोटल 70 लाइन्स हैं, 70 लाइनें हैं। स्टैंजा और पैराग्राफ की बात करें तो हम इन 70 लाइनों को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओरिजिनली तो ये 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड थे जब इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था इस पोइम का। अंडरस्टैंडिंग करने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीनों पार्ट में क्या है? तो पहला जो पार्ट रहेगा लाइन 1 से लेकर 32 तक। यूलिसिस एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन विद हिज डोमेस्टिक लाइफ एंड लॉन्गिंग फॉर एडवेंचर। पहली 32 लाइनों के अंदर आपको पता चलेगा कि यूलिसिस अपनी जो असंतुष्टि है उसको व्यक्त कर रहा है कि वो घर में रहकर उसको वो अच्छा नहीं लग रहा। वो एडवेंचर करना चाहता है, वो यात्राओं पर निकलना चाहता है, वो युद्ध लड़ना चाहता है। उसके बाद में लाइन 33 टू 43, यहाँ पर वो अपने बेटे की बात करेगा। यूलिसिस के बेटे का नाम टेलीमैकस। वो टेलीमैकस की बात करेगा, उसके बारे में बताएगा कि वो कैसे शांत है, काफ़ी ड्यूटीफुल है, यानी कि इसके बेटे की जो क्वालिटीज़ है उसके बारे में बताया जाएगा। फिर लास्ट का जो पार्ट रहेगा 44 लाइन से लेकर 70 तक, उसके अंदर यूलिसिस अपने साथियों को, मैरिनर्स यानी कि नाविक होते हैं, उनको एड्रेस करेगा और उन्हें बताएगा, उन्हें ये कहेगा कि हम एक और यात्रा पर निकलते हैं। तो सिंपल से 3 डिवाइडेशन हो गए। पहले वो अपने बताएगा कि भाई अब जब वो युद्ध लड़के आ चुका है तो इथाका के अंदर वो बैठा है, उसका साम्राज्य था इथाका था, कि इथाका के अंदर रहकर उसको कैसा लग रहा है। दूसरे पार्ट के अंदर अपने बेटे के बारे में बताएगा, कहेगा कि भाई ये साम्राज्य तो मेरा बेटा संभालेगा और मैं तो जो काम करने के लिए बना हूँ उस पर जाऊँगा, यानी कि यात्राएं करूँगा, एडवेंचर करूँगा। और लास्ट के पार्ट के अंदर वो अपने साथियों को बोलेगा कि चलो यात्राओं पर निकलते हैं, हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जो मोटिवेशनल लाइनें थी वो लास्ट में बोली जाएंगी। तो ये पूरी एक स्टोरी भी है। राइमिंग स्कीम कोई इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि ये हमारी पोइम ब्लैंक वर्ड्स के अंदर लिखी हुई है। जॉनरा की बात करें तो ये एक फिलोसफिकल और हीरोइक पोइट्री है। टोन की बात करें तो रेजुलेट, रिफ्लेक्टिव और इंस्पायरेशनल है। काफ़ी इंस्पायर करेगी ये पोइम आपको। तो ये पहला पॉइंट हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। अब आप लोग क्या करो कि आप लोग पीडीएफ की डिमांड करते हो, नो डाउट पीडीएफ मिल जाएगी, बट मैं चाहता हूँ कि देखो, अगर आपको रियलिटी में रिज़ल्ट चाहिए भाई, तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो और जो पॉइंट है उसको लिखो, जैसे मैंने लिखे हैं अपने रजिस्टर के अंदर, कॉपी के अंदर इनको लिख दो। अगर इतना नहीं कर सकते तो भाई फिर सिलेक्शन से आप
मतलब क्या ही उम्मीद आप रखोगे। अब हमारा पॉइंट है अबाउट पोइट। पोइट के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, और ऑलरेडी देख लो हम 25 मिनट पे आ चुके हैं। अभी मैं 70 लाइनों को भी समझना है, तो ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, बट जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपकी एजेस दी हुई है, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, तो विक्टोरियन एज के अंदर इनका नाम आता है। तो क्या पता बाकी थोड़ा बहुत इसके बारे में पूछा जा सकता है। मेजर पोइट है ये विक्टोरियन पोइट, आपके विक्टोरियन एरा के। तो अबाउट पोइट, अल्फ्रेड टेनिसन, जिनका जन्म 6 अगस्त 1809 को हुआ, डेथ इनकी 6 अक्टूबर 1892 के अंदर हुई। आज 6 नवंबर है, तो हम लोग क्या सहयोग हो गया ना, 6 अगस्त 6 अक्टूबर, है ना, अक्टूबर के बाद में सितंबर, सॉरी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो ये इंग्लिश पोइट हैं। इनके बारे में पॉइंट आपको याद रखना कि ये पोइट लॉरेट रह चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक आपकी शिकायत आई थी कि सर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो भाई मैंने फिर ये लाइनों को नंबरिंग में डिवाइड कर दिया, ताकि जब मैं ये बोलूँ तो आपका माइंड वहाँ पे जा सके। तो पॉइंट नंबर 2 है कि ये पोइट लॉरेट रह चुके हैं यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, जब क्वीन विक्टोरिया का साम्राज्य चल रहा था, युग चल रहा था, एज चल रही थी, सॉरी। पॉइंट नंबर 3, इन 1829 ही वॉज अवॉर्डेड चांसलर गोल्ड मेडल। इनकी पोइम थी, एक वर्क था इनका, पहला वर्क कह लो, टिम्बकटू। टिम्बकटू वर्क के लिए इनको चांसलर गोल्ड मेडल मिला 1829 के अंदर। और इनका पोइमों का पहला जो कलेक्शन आया था, फर्स्ट सोलो कलेक्शन पोइम्स, जिसका नाम था चीफली लिरिकल, इन 1830 के अंदर आया। पॉइंट नंबर 5, कैरिवल और मैरियाना, इनकी दो ज़्यादा फेमस पोइमें हैं, इनके मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइम्स हैं, जो बाद के वॉल्यूम्स के अंदर इंक्लूड की गई। इम्पोर्टेंट पोइम्स, ये स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हो, इन पोइमों के नाम आप याद रखना। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, EMRS है, TGT PGT है, वहाँ पर तो कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं। उसको छोड़ो, RPSC के अंदर पूछा जा सकता है कि भाई विक्टोरियन एज में से कौन सा वर्क नहीं है, तो आपको इनकी पोइमों के नाम पता होने चाहिए। द लेडी ऑफ शैलॉट, मैंने इसको पढ़ रखा है, आपके BA या MA के सिलेबस के अंदर है। यूलिसिस हम आज पढ़ेंगे। इन मेमोरियम ऑफ AHH, ये अब एलिजी के बारे में पढ़ते हो, तो एलिजी के अंदर आता है कि भाई लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन की एलिजी कौन सी है, तो यही नाम आप पढ़ते हो, इन मेमोरियम AHH। उसके बाद में द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिज, फिर उसके बाद में थिथोसनस, लॉक्सले हॉल, मैरियाना, द लोटस ईटर्स। लोटस ईटर्स भी आई थिंक BA के या फिर MA के फर्स्ट ईयर में है। ब्रेक 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 इनकी पोइम है। उसके बाद में क्रॉसिंग द वार। ये सारी की सारी पोइमों के जस्ट नाम आपको याद रखना, ये सोचकर कि आप विक्टोरियन एज के कुछ वर्क आप याद रख रहे हो। तो इसके बाद में हम पॉइंट नंबर 3 हमारा रहेगा ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ यूलिसिस। जो फोटोज़ मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर दिखाई, वो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो शॉर्ट स्टोरी क्या है यूलिसिस की? यूलिसिस वॉज द किंग ऑफ इथाका। यूलिसिस इथाका का राजा था। आफ्टर फाइटिंग इन द ट्रोजन वॉर के लड़ने के बाद, ही वॉन्टेड टू गो होम टू हिज वाइफ पेनेलोप एंड सन टेलेमेकस। ट्रोजन वॉर लड़ने के बाद में वो अपने घर, अपनी पत्नी पेनेलोप और अपने बेटे टेलीमैकस के पास में जाना चाहता है। ये पत्नी का और बेटे का नाम याद रखना। बट द गॉड्स मेड हिज जर्नी वेरी डिफ़िकल्ट। बट देवताओं ने उसकी जर्नी को बहुत ही डिफ़िकल्ट बना दिया। जो मैंने आपको बताया था कि होमर की जो दूसरी एपिक है, ओडिसिस, ही फेस्ड मैनी एडवेंचर्स, वो बहुत सारे एडवेंचर, खतरों का सामना करता है। पहला पॉइंट, ही एक्सकेप्ड फ्रॉम द साइक्लोप पॉलिनिमस बाय बीइंग क्लेवर। इनकी चालाकी के साथ में वो क्लाइपोस के चंगुल से निकल के भागता है। ये
साइक्लोप वही है जो एक आंख वाला दैत्य मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद में ही मेट द विच, वो एक चुड़ैल से मिलता है जिसका नाम है साइरिस या सिरस, हु टर्न मैन इनटू पिग्स, जो उसके साथियों को सूअर में बदल देती है। इसकी फ़ोटो मैंने आपको दिखाई थी। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3, ही सेल्ड पास्ट द सायरन्स, वो सीरेंस या सायरन्स के पास से गुजरता है। समुद्री जो परियां होती हैं जो गुजरने वाले नाविकों को अपने चंगुल में फंसा लेती है, उन्हें मार देती है। हु सिंगिंग कुड ट्रैप सेलर्स। पॉइंट नंबर 4, ही विजिटेड द अंडरवर्ल्ड टू सीक एडवाइस, क्योंकि वो एडवाइस के लिए अंडरवर्ल्ड के अंदर जाता है, मतलब परलोक के दूसरे संसार में चला जाता है। ही सर्वाइव्ड स्टॉर्म्स सेंट बाय पॉसेडियन, ये पॉसेडियन वही समुद्र का देवता है। समुद्र के देवता के ने जो समुद्र के अंदर तूफान लेके आया, वो उस तूफान से भी लड़ता है और वहाँ से सर्वाइव करता है। तो ये पॉसेडियन समुद्र का देवता। इन सभी की फोटोज मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ। आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ ट्रैवल, तो 10 साल की यात्राएं करने के बाद में ही रिटर्न होम, वो घर वापस आता है। देयर ही फाउंड मैनी सूटर्स ट्राइंग टू मैरी पेनेलोप, और देखता है कि बहुत सारे राजा या राजकुमार जो कि पेनेलोप से शादी करना चाहते हैं। यूजिंग हिज विजडम एंड ब्रेवरी, तो वो अपनी बुद्धि का और बहादुरी का यूज़ करते हुए उन सभी को हराता है और पेनेलोप से शादी करता है और बनता है इथाका का राजा। ये यूलिसिस की कहानी है। अब हिस्टोरिकल और लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट क्या है? हिस्टोरिकल और लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि ये कॉन्टेक्स्ट लिखा गया है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है जब इसको लिखा गया, किस प्रकार की टाइम पीरियड उस टाइम पे था, या लिखने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था। तो इसमें पहला पॉइंट है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो पोइम है, ये रिफ्लेक्ट करती है विक्टोरियन आइडियल्स की तरफ। विक्टोरियन एज को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम बात करते हैं विक्टोरियन आइडियल्स की। अब ये विक्टोरियन आइडियल्स क्या थे? जैसे ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावादी, क्योंकि इस पोइम के अंदर यूलिसिस एक आशावादी है। करेज, ड्यूटी, एक्सप्लोरेशन एंड क्वेस्ट फॉर नॉलेज, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? विक्टोरियन आइडियल्स। और ये पोइम, ये कॉन्टेक्स्ट इसी चीज़ को शो करता है जो विक्टोरियन टाइम पे थे। दूसरा, सेकंड पॉइंट, ये पोइम शो करती है एक द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, साइंस के बीच में और फेथ के बीच में, ड्यूटी के बीच में और डिज़ायर के बीच में, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल एम्बिशंस के बीच में। क्योंकि एक तरफ तो क्या है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे यूलिसिस, उसको घर पे रुकना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, बट वो पर्सनल एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाओं के लिए भागना चाहता है, अपनी यात्राएं करना चाहता है। तो इस चीज़ को ये पोइम शो करती है। तीसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, इंस्पायर्ड बाय द मिथ ग्रीक हीरो ओडिसिस यूलिसिस। ये कॉन्टेक्स्ट जो है, ये जो पोइम है ना, ये ग्रीक मिथोलॉजी थी हीरो ओडिसिस की, जिसे हम इंग्लिश के अंदर, रोमन के अंदर, लैटिन के अंदर यूलिसिस के नाम से जानते हैं, जो कि होमर की ओडिसी और दांते की यूलिसिस। याद रखना, दांते भी एक एंशियंट टाइम का महान पोइट हुए हैं। दांते, दांते की आप एलेगोरी पढ़ते हो, दांते की यूलिसिस, होमर की ओडिसी, वहाँ से ली गई है। मतलब कि ये वहाँ से पोइम इंस्पायर्ड है, क्योंकि मैंने आपको स्टोरी बताई ना कि यूलिसिस करेक्टर कहाँ से आया, तो वो होमर की मैंने बात की थी। इसी के साथ में अब याद रखना कि दांते की यूलिसिस, उनका जो इन्फेरो था, कैंटो की बात की जाए, स्टेंजा की बात की जाए, तो स्टेंजा आता है 25 नंबर का जो स्टेंजा आता है, वहाँ पर यूलिसिस के बारे में बताया गया है। 4 नंबर पॉइंट, मिरर्स टेनिसन्स इमोशनल स्टेट आफ्टर हेलेन्स डेथ। अब इसके अंदर एक चीज़ और भी दिखाई गई है, क्योंकि 1833 के अंदर इस पोइम को लिखा जा रहा है, 31 के अंदर इनके 31-32 के अंदर, सॉरी 33 के अंदर ही लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन के फ्रेंड जो था हेलम, जिन पर इन्होंने बाद में एलिजी लिखी 17 साल बाद में 1850 के टाइम पर, तो उनकी भी डेथ हो गई थी। हेलम कौन था? हेलम लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन के साथ में एक दोस्त था इनका,
और इनकी बहन का मंगेतर भी था, काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। तो उनकी भी डेथ हो गई थी, तो थोड़ा पर्सनल जो सैडनेस है यहाँ पे कि भाई जैसे जहाँ इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जैसे यूलिसिस को घर पे आके अच्छा नहीं लग रहा, वैसे कहीं ना कहीं लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन के दिमाग में कुछ ऐसी टेंशन थी। उसको भी ऐसा था कि यार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मतलब ज़िंदगी एक बोरिंग सी हो गई है। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है इमोशनल स्टेट का। पॉइंट नंबर 5, ये पोइम रिप्रेजेंट करती है विक्टोरियन बिलीफ को, प्रोग्रेस को, प्रेजिस्टेंस को, डिस्पाइट एजिंग और लॉस, कि भले आप बूढ़े हो रहे हो, बड़े आपका लॉस हो रहा है, बट जो विक्टोरियन एज पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर प्रोग्रेस दिख रही थी, आविष्कार हो रहे थे ना। अब देखो 1800 के बाद का टाइम पीरियड, 1857 की क्रांति तक हो गई, काफ़ी जो फेरबदल आया, उसको भी ये पोइम रिप्रेजेंट करती है। तो भाई इतना डीप के अंदर आपको, अब देख लो पोइम लेंथी, वीडियो लेंथी क्यों बनती है। अगर कोई यहाँ पर आके वीडियो को वॉच कर रहा है तो आपको एक एक बात मेरे को क्लियर करनी पड़ रही है। तो अभी भी हमें 35 मिनट हो चुके हैं। खैर टिके रहिएगा तो भाई, चाहे कोई मर्जी एग्ज़ाम दे लेना, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी है, चाहे वो दे लेना, यूजीसी नेट दे लेना, इस पोइम से क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। अब थीम जो है उनका एक डीप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है। थीम की बात मैं बाद में करूँगा, पोइम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बाद में। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अभी आप लोगों ने पोइम पढ़ी नहीं है, तो मैंने तो पढ़ रखी है, मुझे तो पता है कि स्टोरी क्या है। मैं तो थीम को समझ सकता हूँ, आप नहीं समझ सकते। इसलिए थीम आगे की वीडियोस जो भी आएंगी, मैं कोशिश करूँगा कि पहले एक्सप्लेनेशन दी जाए, बाद में आपको थीम बताया जाए। तो थीम की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये पोइम पढ़ी हुई होगी, फिर आप उसको रिलेट कर पाओगे। सिंबल्स की बात की हम बाद में करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पे सी क्या है, इथाका क्या है, मैरिन क्या है। जब कहानी सुन लोगे तो बाद में कीवर्ड, थीम और कीवर्ड की बात हम बाद में करेंगे। समरी की बात हम अभी करेंगे, क्योंकि समरी के बाद में हमारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाएगा। तो इस पोइम की एक शॉर्ट सी समरी, हालांकि इतनी कहानी सुन ली तो दिमाग में रहेगी, बट फिर भी इस पोइम में क्या है। यूलिसिस, अब दोनों के अंदर दे रखी है मैंने, हिंदी के अंदर, पंजाब आपकी इंग्लिश के अंदर। यूलिसिस एक बूढ़ा नायक है, उसका मोनोलॉग है ये, जो घर की नीरस जिंदगी से ऊबकर फिर से नए अनुभवों की तलाश में समुद्र यात्रा पर निकलना चाहता है। वह अपना राज्य पुत्र टेलीमैकस को सौंप देता है और अपने नाविकों से अंतिम यात्रा के लिए पुकारता है। कविता मानव जिज्ञासा, साहस और अदम्य आत्मबल का प्रतीक है। तो ये हमारी पोइम की शॉर्ट सी समरी। समरी की ज़रूरत रहेगी नहीं जब हम लाइन बाय लाइन को पढ़ लेंगे। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं शुरू करना चाहूँगा यहाँ से। अब आपके माइंड में एक सीन क्रिएट हो जाना चाहिए, जो पिछली स्टोरी है कि यूलिसिस 10 साल युद्ध के, 10 साल बाद के, वो एडवेंचर करके, ट्रैवलिंग करके अपने, फिर यहाँ पर इथाका के अंदर, वहाँ पर भी कुछ राजाओं से इसकी लड़ाई हुई, फिर इसकी पत्नी से शादी हुई। तो अब इथाका का राजा यूलिसिस इथाका के अंदर आराम से बैठा अपनी राजा वाला जो दायित्व है उसको निभा रहा है। तो जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग के अंदर पूछा था कि कैसा लगेगा जिस इंसान ने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ऐसे कामों के अंदर लगा दी हो, उसको अब राजा बनना, कोई एडवेंचर नहीं, कुछ भी नहीं करना, तो उसको कैसा लगेगा। तो उसको कैसा लगेगा, उसका जवाब हम यूलिसिस के माध्यम से सुनेंगे। तो यूलिसिस कहता है कि हम एक एक वर्ड पर बात करेंगे। जूम कर देता हूँ ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। इट लिटिल प्रॉफिट, लिटिल के आगे अगर हम ए लगा दें तो कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। जैसे हम कहते हैं कि देयर इज़ ए लिटिल मिल्क इन द कप, यानी कि कुछ ना कुछ तो दूध है। जब ए भी ना लगाओ, यानी कि कुछ है ही नहीं। इट लिटिल प्रॉफिट, यानी कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं, इसका कोई प्रॉफिट ही नहीं। भाई किस बात का प्रॉफिट नहीं। डैट की एन आइडियल किंग, अब आइडियल क्या होता है? निष्क्रिय।
यानी कोई वो काम ही नहीं कर रहा। तो यूलिसिस कह रहा है कि भाई एक ऐसा राजा होना जो कुछ कर नहीं रहा, जो कि निष्क्रिय है, जो आइडियल है, ऐसा राजा बनना, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इट लिटिल प्रॉफिट डैट एन आइडियल किंग। फर्स्ट लाइन क्लियर होगी। आगे वो बोलता है कि एक आइडियल किंग होना बाय यानी कि साइड में दिस स्टिल हेर्थ। हीर्थ क्या होता है? चूल्हा, चूल्हा भट्टी या आग। अब ये हीर्थ यानी कि चूल्हा जो है वो रिप्रेजेंट करता है अपने घर को। स्टिल यानी कि रुका हुआ, यानी कि इस घर में चूल्हे के पास बैठना, कहने का मतलब कि इस साम्राज्य में बैठना, अपने इस महल के अंदर बैठना, निष्क्रिय आइडियल होकर। अमंग दीज बैरन, अमंग यानी कि मध्य, दीज ये, बैरन बैरान, क्रेज यानी कि चट्टान, इन बंजर चट्टानों के बीच में बैठना। बंजर चट्टानें क्योंकि इथाका जो एक आइलैंड था उसके वो पथरीली ज़मीन थी तो उपजाऊ तो थी नहीं, इसलिए उस ज़मीन को उसने बैरन बोला, बैरन, बैरानी, बैरन चट्टानें। इन चट्टानों पर बैठना। मैच्ड, मैच मतलब होता है कि जुड़े रहना, या फिर ये कह लो कि किसी से बंधन में बंधे रहना, और इजी कहूँ तो कह लो कि शादीशुदा होना। विद एन एज्ड वाइफ, तो एक काफ़ी एज्ड वाइफ के साथ में रहना। इन बंजर चट्टानों पर बैठना, घर पर रहना, एक आइडियल किंग होना। इट लिटिल प्रॉफिट्स, इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये बात बोल रहा है यूलिसिस। तो आई होप ये 3 लाइनें आपको क्लियर हो गई। इन्हीं की एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है। यूलिसिस सेज इट इज़ अनअवेलिंग, यानी कि बेकार, कोई फ़ायदा नहीं, इस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं। टू रिमेन एन आइडियल यानी कि निष्क्रिय किंग, आइडियल किंग बनना। सिटिंग क्वाइटली एट हिज हिर्थ, हिर्थ यानी चूल्हा, घर का पारिवारिक जीवन। अमंग बैरन क्रेज यानी कि बंजर चट्टाने जहाँ कुछ भी नहीं उगता। एंड बीइंग मैच्ड यानी कि शादीशुदा होना, विवाह किया हुआ। विद एन एज्ड वाइफ गिव्स हिम नो सेटिस्फिकेशन। तो यूलिसिस को ये सारी की सारी चीज़ें किसी भी प्रकार की सेटिस्फिकेशन नहीं दे रही। इसके बाद में आगे बोलता है एंड मीट, एंड मीट एंड डॉल। अब ये जो वर्ड है मीट एंड डॉल, इस दोनों का मतलब है कि कोई चीज़ बनाना, कोई चीज़ बना लेना और फिर उसको लागू कर देना। तो किन को बना रहा है, किसको लागू कर रहा है? तो यहाँ पे बोलता है कि आई मीट यानी कि यूलिसिस कह रहा है आई मीट एंड डॉल अनइक्वल लॉज। अनइक्वल यानी कि जो बराबर नहीं है, लॉज यानी कि कानून, जो बराबर नहीं है ऐसे कानूनों को बनाना और उन्हें लागू करना। ऑन टू, ऑन टू यानी कि पर, ए सवेज रेस। अब सवेज क्या होता है? बारबरिक यानी कि असभ्य, जो अनसिविलाइज्ड होते हैं। रेस यानी कि जाति या फिर एक प्रजाति। तो इथाका के लोगों को यहाँ पे सवेज बोला गया। तो यहाँ पे यूलिसिस कह रहा है कि इन बारबरिक लोगों पर अनइक्वल लॉ बनाना, उन्हें लागू करना, ये चीज़ भी उसको क्या करती है? प्रॉफिट, फायदे का सौदा नहीं लगता। और वो जो सवेज रेस है, इथाका के लोग हैं, वो कैसे हैं? डैट हॉर्ड, हॉर्ड होता है संग्रहण करना, इकट्ठा करना, कि इथाका के लोग इकट्ठा करते हैं, संग्रहण करते हैं। एंड स्लीप और सोते हैं। एंड फीड खाते हैं या खिलाते हैं। एंड नॉन नॉट मी, नॉन नॉट मी, और मुझे नहीं जानते। अब ये सारी की सारी लाइनें क्या बात कर रही हैं? यहाँ पर यूलिसिस कह रहा है कि भाई इन असभ्य लोगों के बीच में उन पर लॉ बनाना, उनको लागू करना। वो असभ्य लोग जिनका काम क्या है? सिर्फ धन इकट्ठा करना, सोना, खाना पीना और सो जाना, जो मेरे को तो जानते ही नहीं। क्योंकि भाई ये बंदा रहा है उन योद्धाओं के बीच में, लड़ना, क्या कुछ करके आए, पीछे आप लोगों ने देखा। यहाँ पर ये क्या है? इनका काम क्या? लोगों का खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, मतलब बिल्कुल बोरिंग टाइप की ज़िंदगी है इनकी। तो ये सारी चीज़ें उनको नीरस लग रही है, कोई फ़ायदे का सौदा नहीं लग रही।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूलिसेस सेज दैट ही मीट एंड डॉल, यानी कि बांटता है और वितरित करता है, मीनिंग ही डिस्ट्रीब्यूट एंड एडमिनिस्ट्रेट द लॉज ऑफ इथाका, बट दीज आर अनइक्वल लॉज, असमान अन्यायपूर्ण कानून, बिकॉज द पीपल ही रूल्स आर सवेज रेस, क्योंकि वो जंगली हैं, असभ्य हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि इथाका के लोगों को क्या बोला गया है, किसने बोला है, या जंगली किन को बोला गया है। वाई डू नॉट who do not live according to justice और appreciate fairness, यानी कि जो लोग जस्टिस और अप्रिशिएट्स के अकॉर्डिंग नहीं रहते, दे ओनली होर्ड, वो सिर्फ संग्रहण करते हैं, वेल्थ एंड गुड्स का, यानी कि चीज़ों का, पैसों का, स्लीप यानी सोते हैं, फीड खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, एंड डू नॉट नो और जानते नहीं हैं, हिम यानी कि उसकी वैल्यूज़ को, हिज एक्सपीरियंस को, एडवेंचर्स को, विजडम को। यूलिसिस की बुद्धि को, एडवेंचर को, एक्सपीरियंस को तो ये लोग जानते ही नहीं हैं। देयरफॉर इसलिए यूलिसिस फील्स दैट रूलिंग ओवर देम इज अनअवेलिंग, इसलिए इन लोगों पर रूल करना अनअवेलिंग है, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। एंड हिज पोजिशन एज किंग ब्रिंग्स हिम नो पर्सनल सेटिस्फिकेशन और मीनिंगफुल एंगेजमेंट। अब ये लाइनें समझ में आ गई। अब आगे यूलिसिस बोलता है आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल। अब ये लाइन तो आपको अच्छे समझ में आ गई कि आई कैन नॉट रेस्ट यानी कि आराम करना, फ्रॉम ट्रेवल, मैं यात्राओं से आराम नहीं कर सकता, यानी कि मुझे यात्राएं करनी है, मुझे ट्रैवलिंग करनी है। आई विल ड्रिंक लाइफ, मैं जिंदगी को पीऊँगा, टू द लीज वर्ड क्या होता है, ध्यान से देख लो, पूरा झूम कर दिया, लीज। चाय पीते हो, चाय के कप के अंदर लास्ट में बिल्कुल जो आखिरी बूंद बचती है, नीचे काला काला सा बच जाता है, उसे लीज कहते हैं। आया समझ में? उसे बोलते हैं लीज। अब अगर आप किसी कप के अंदर, गिलास के अंदर, बाटी के अंदर चाय पी रहे हो, जैसे वो लास्ट टाइम बचेगा, तो ये वर्ड याद आना चाहिए, लीज। तो यूलिसिस कहता है कि मैं जिंदगी को आखिरी घूंट तक पीऊँगा। ये लाइन मेटाफोरिकली बोली गई है, कहने का मतलब कि मैं जिंदगी को जीऊँगा, मैं ट्रैवलिंग किए बगैर नहीं रह सकता। इन लाइनों का मतलब, यूलिसिस सेज ही कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, यूलिसिस आराम नहीं कर सकता, स्थिर नहीं रह सकता यात्राओं से और नई जगहों की खोज से। बिकॉज ए लाइफ विदाउट एडवेंचर, क्योंकि एडवेंचर के बिना जिंदगी फील्स मीनिंगलेस टू हिम, उसे मीनिंगलेस लगती है। ही वॉन्ट टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज, वो जीवन का पूरा अनुभव लेना चाहता है, जीवन के अंतिम क्षण तक अनुभव करना चाहता है। मीनिंग ही इंटेंड टू लिव फुली, savoring every moment and experience to at most, leaving nothing unused और untried, यानी कि वो अनयूज्ड और अनट्राइड नहीं रहना चाहता, वो ट्राई करना चाहता है, वो अपने आप को यूज़ करना चाहता है, वो यात्राएं करना चाहता है। आगे वो बोलता है कि अब ये सारी कहानी यूलिसिस बता रहा है, किससे बता रहा है, एक साइलेंट लिसनर है, इसलिए ये क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ऑल टाइम्स का मतलब पूरी जिंदगी, आई हैव इंजॉयड, प्रेजेंट परफेक्ट है, मैंने इंजॉय किया है, ग्रेटली एडवर्ब है, पूरी जिंदगी मैंने महान तरीके से इंजॉय किया है। हैव सफ़र्ड, सफ़र यानी कि कष्ट झेलना, हैव सफ़र्ड ग्रेटली, तो पूरी ज़िंदगी मैंने महान तरीके से इंजॉय किया, महान तरीके से कष्ट झेले। बोथ, किन के साथ में इंजॉय किया, किन के साथ में कष्ट झेले, बोथ विद दोज, उन दोनों के साथ में, डैट लव्ड मी, उन लोगों के साथ में जो मुझे प्यार करते थे, यानी कि जो मेरे साथी थे, उन लोगों के साथ, एंड अलोन, और अकेले, यानी मैंने अकेले ने और अपने साथियों के साथ में बहुत सारा इंजॉय भी किया और बहुत सारे दुखों को, कष्टों को भी झेला।
पीछे फोटोएं दिखाई मैंने, एक आंख वाला राक्षस, चुड़ैल, समुंदर के देव, ये सारी चीज़ें, कष्ट भी लिए, मज़े भी लिए। ऑन शोर, अब ये सारी चीज़ें कहाँ पर हुई, मतलब कि मैंने कहाँ कहाँ पर मज़े लिए, कहाँ कहाँ पर मैंने कष्ट झेले। ऑन शोर, शोर यानी कि समुद्र का किनारा, एंड व्हेन यानी कि समुद्र के, चाहे मैं समुद्र से बाहर रहा, शोर का मतलब किनारा यानी कि समुद्र से बाहर, समुद्र के बाहर भी मैंने एंजॉय किया, समुद्र के बाहर मैंने कष्ट भी झेले। और कहाँ पर, और व्हेन जब, थ्रो स्कल्डिंग, स्कडिंग ड्रिफ्ट, स्कडिंग ड्रिफ्ट क्या होता है, बादल, कटे फटे बादल, यानी कि जब कटे फटे बादलों के जरिए, थ्रो के जरिए, द रेनी हेडिस, अब यहाँ पे वर्ड आया हाइडियस। हाइडियस क्या होता है, एक देवी है वर्षा की, आपको फोटो दिखाऊंगा, ये लाइन मैं कंप्लीट कर लूँ। रेनी हाइडियस ने, यहाँ पे वर्ड आया, फिर बाद में व्यक्त, व्यक्त होता है किसी को उत्तेजित कर देना, द डिम सी। अब इसको आप सेंटेंस ऐसे बनाओ, हिंदी के अंदर कहूँ तो, कि जब उस वर्षा की देवी ने बादलों के जरिए उस डिम सी को उत्तेजित कर दिया। अब हाइडियस जब आती है, बादलों को उत्तेजित करती है, तो फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वो भी समुंदर के अंदर। कहने का मतलब कि जब हाइडियस ने समुंदर के अंदर बड़े बड़े तूफान लेके आई, जब बारिशें आई, हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े, हमने वहाँ पर भी इंजॉय किया और वहाँ पर कष्टों को भी झेला, मैंने अकेले ने और मेरे उन लोगों के साथ में जो मेरे साथी थे। ये सारी लाइनें, अब पूरी लाइनें ये बातें कह रही है। ऑल टाइम्स आई हैव इंजॉयड द ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली, बोथ विद दोज दैट लव्ड मी एंड अलॉन, ऑन शोर एंड व्हेन थ्रो स्क्यूडिंग ड्रिफ्ट द रेनी हिडियस वैक्स्ड द डिम सी। आपको पहले फोटो दिखा दूं हाइडियस की, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हाइडियस भी एक मिथोलॉजी है, मिथ है, नीचे ये विकीपीडिया का आर्टिकल ही है। इन ग्रीक मिथोलॉजी द हाइडियस आर सिस्टरहुड ऑफ निम्स दैट ब्रिंग्स रेन। ग्रीक पौराणिक कथाओं में हाइडियस अप्सरों की एक बहन है जो बारिश को लाती है। तो ग्रीक मिथ का याद रखना, हिडियस। अब इन लाइनों का मीनिंग, यूलिसिस सेज दैट एट ऑल टाइम ही हैज़ इंजॉयड। यूलिसिस कहता है कि उसने पूरी जिंदगी आनंद लिया, सुखों का अनुभव किया, लाइफ ग्रेटली एंड हैज़ सफर्ड, कष्ट भोगे, ग्रेटली एज वेल, यानी कि जिस प्रकार जितने ही ग्रेटली उसने कष्टों को झेला, उतने ही महानता के साथ इंजॉय भी किया। ही एक्सपीरियंस्ड दिस बोथ विद दोज हु लव्ड हिम एंड ऑल्सो व्हेन ही वॉज अलोन ऑन द शोर। ये सारी चीज़ें उसने समुद्र के किनारे पर उन लोगों के साथ में जो साथ में थे, और कभी कभी अकेले भी ये सारे एक्सपीरियंस लिए। इवन व्हेन ही सेल्ड थ्रू स्क्यूडिंग ड्रिफ्ट, तेज चलती बादली, हवा में तैरते बादल, उन्हें कहते हैं स्कैडिंग ड्रिफ्ट, बादलों के लिए यूज़ किया गया, मेटाफर है। एंड द रेनी हिडियस, बारिश वाले तारे, यहाँ पे एक मिथोलॉजी और भी है। हाइडियस मतलब कि वो देवी तो है ही है वर्षा की, ये तारों का एक समूह भी है जो बारिश लाने के लिए, मतलब ये भी मिथोलॉजी है, उसी से जाकर वहीं पे रिलेट होती है हिडियस के साथ में। तो तारों का एक समूह बोल दो जो बारिश लाने के लिए रहते हैं। जब उसने डिस्टर्ब किया, वैक्स होता है परेशान करना या अशांति पैदा करना या फिर उत्तेजित करना। द डिम सी, डिम सी यानी कि धुंधला समुंदर, बादलों में अंधकार में समुंदर। ही कॉन्टिन्यूड हिज जर्नी शोइंग हिज लव फॉर एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन, तब भी उसने अपनी यात्राओं को जारी रखा। आगे यूलिसिस कहता है कि इस प्रकार मैं क्या हुआ, आई एम बिकेम ए नेम, कि मैं फेमस हो गया। फॉर ऑलवेज, फॉर का मतलब यहाँ पे है क्योंकि, क्योंकि ऑलवेज हमेशा, रोमिंग होता है भटकते रहना, विद ए हंग्री हार्ट, हंग्री हार्ट अलिट्रेशन है, हार्ट को हंग्री बताया है तो हार्ट को पर्सोनिफाई भी कर दिया। हंग्री हार्ट का मतलब कि वो हार्ट जिसके अंदर और नया जानने की, एडवेंचर करने की लालसा रहती है। तो यूलिसिस कह रहा है कि मैंने इस हंग्री हार्ट के साथ में
मैं घूमता रहा, इसलिए मच हैव आई सीन, मैंने बहुत कुछ देखा, एंड नॉन, बहुत कुछ जाना। अब इन लाइनों को ऐसे पढ़ो कि पोइट कह रहा है कि क्योंकि मैंने एक भूखे दिल के साथ में मैं बहुत सी जगहों पर गया, तो मैंने बहुत सी चीज़ों को देखा और जाना। अब आगे वो कहता है कि मैंने क्या कुछ देखा, सिटीज़ ऑफ मैन, यानी कि अलग अलग लोगों के शहर देखे, यानी कि आइलैंड्स देखे, क्योंकि भाई 10 साल तक कहाँ कहाँ युद्ध लड़ता रहा, उसके बाद में कहाँ कहाँ पर ये भटकता रहा। एंड मैनर्स, उनके मैनर्स को देखा, उनके तौर तरीक़ों को देखा। क्लाइमेट्स, यानी कि उनकी जलवायु को देखा, उनके वातावरण को देखा। काउंसिल्स, यानी कि सभाएं, उनकी जो भी सभाएं होती थी उनको देखा, काउंसिल को देखा। गवर्नमेंट्स, यानी कि सरकारों को देखा। कहने का मतलब कि ये बहुत सी जगहों पर घूम के आया। माई सेल्फ नॉट लीस्ट, इन सारी जगहों पर मेरे को, माई सेल्फ मुझे, नॉट लीस्ट कम से कम, बट ऑनर्ड, इन सभी जगह पर मेरे को क्या मिला, ऑनर मिला, सम्मान मिला। बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, इन सारी जगहों पर मुझे क्या मिला, ऑनर मिला। नॉट लीस्ट यानी कम से कम, भी कम से कम ये तो नहीं, बट मेरे को सम्मान जरूर मिला, क्योंकि हर जगह पे ये लड़ता रहा। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई कि मैं फेमस हो गया। फेमस क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अलग अलग जगह पर घूमता रहा, अलग अलग चीज़ों को देखा, जाना। क्या क्या चीज़ें देखी, अलग अलग लोगों को देखा, उनके मैनर्स, क्लाइमेट, काउंसिल, गवर्नमेंट को देखा, और इन सभी जगहों पर मेरे को अलग अलग आइलैंड्स पर मुझे सम्मान मिला, इज्जत मिली। अब मैं नीचे वाली चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँ ना, क्योंकि जो बातें ऊपर बोल रहा हूँ वही मैं नीचे लिखी हुई है। चलो फिर अभी ये बीच में शुरू किए तो फिर कंप्लीट कर देते हैं। यूलिसेस सेज ही हैज़ बिकेम ए नेम, वो प्रसिद्ध हो गया, बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज बीन रोमिंग, रोमिंग यानी कि घूमना, यात्रा करना। विद ए हंग्री हार्ट, यानी कि उत्सुक हृदय, नई चीज़ों को जानने की लालसा। ही हैज़ सीन एंड नॉन, देखा और जाना। मैनी थिंग्स, डिफरेंट सिटीज़ ऑफ मैन, अलग अलग शहरों को। देयर मैनर्स, उनकी आदतों को, रीतियों को। क्लाइमेट्स, यानी कि जलवायु या मौसमों को। काउंसिल्स, यानी कि सलाहकार मंडल, निर्णय लेने वाली सभाएं। एंड गवर्नमेंट, यानी कि शासन और प्रशासन। ही इज़ नॉट लीस्ट अमंग देम बट ही ऑनर्ड, तो इन जगह पर उसे महत्व ही नहीं समझा गया, बल्कि उसे सम्मान दिया गया। बाय ऑल फॉर हिज नॉलेज एंड करेज एंड एक्सपीरियंस, और एक ज़िंदगी ये है जहाँ पर ये बैठा हुआ है, तो ये अपने बारे में बता रहा है ना। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल, फिर आगे बताता है कि मैंने और क्या कुछ किया। एंड ड्रंक, ड्रंक ड्रिंक की सेकंड फॉर्म पिया। डिलाइट यानी कि प्रसन्नता, ऑफ बैटल, बैटल यानी कि युद्ध, युद्ध की प्रसन्नता को मैंने पिया। कहने का मतलब कि युद्ध किए मैंने बड़े प्रसन्न होकर। विद माई पीयर्स, मेरे साथियों के साथ में बड़ी प्रसन्नता के साथ में मैंने युद्ध किए। फार ऑन, फार यानी कि दूर, ऑन द रिंगिंग प्लेन्स, रिंगिंग ओनोमोटोपिया है, रिंगिंग प्लेन्स, प्लेन यानी कि मैदान, ऑफ विंडी ट्रॉय, ट्रॉय यानी कि वही ट्रोजन वॉर के हमने जिक्र किया था, यानी कि ट्रॉय के उन तूफानी। और रिंगिंग प्लेन्स यानी कि पहले तो यहाँ पर प्लेन्स को मैटा अपने पर्सोनीफाई कर दिया, क्योंकि वो रिंगिंग नहीं करता। कहने का मतलब कि जब वहाँ पे युद्ध हुआ, तलवारें तलवारें चलती थी, हथियार चलते थे, तो काफ़ी कंपन पैदा होती थी। उन ट्रॉय के मैदानों के अंदर मैंने क्या कुछ किया, बैटल्स को अच्छे से प्रशंसा के साथ में युद्ध लड़ाई लड़ी अपने दोस्तों के साथ में। तो मैं ये लाइनें एक्सप्लेन नहीं करूँ भाई, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, अभी हमारा फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है, क्योंकि जो बातें मैं ऊपर बोल रहा हूँ वही नीचे समझा रहा हूँ। तो ये तो आपके लिए है, ताकि आप बाद में पॉज करके पढ़ सकते हो अगर किसी का मीनिंग आपको देखना हो। आगे वो कहता है कि आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल डैट, इसको जूम कर लूँ वरना आप कहते हो डी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे ना। अब जिन जगहों पर वो गया, जहाँ जहाँ पर उसने युद्ध लड़े, वो कहता है कि आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल, मैं पार्ट यानी कि हिस्सा बन गया, ऑल डैट ऑफ ऑल, उन सभी का, डैट आई हैव मेट, जिन जिन लोगों से मैं मिलता गया मैं उनका हिस्सा बनता गया। येट, अब इतना कुछ करने के बाद भी वो कहता है कि येट फिर भी, ऑल एक्सपीरियंस,
मेरा जितना भी अनुभव है इज़ एन आर्क। तो उसने एक्सपीरियंस को आर्क बोला। आर्क, आर्क क्या होता है? मेहराब होता है, एक गेट कह लो। फोटो दिखाता हूँ। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये आर्क होता है, गेट होता है, यानी कि आप इसे भी कह सकते हो आर्क। एक गेट भी होता है आर्क। आर्क तो ये कह रहे हैं कि जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है ना वो एक आर्क बन चुका है, यानी कि एक दरवाज़ा बन चुका है। तो उसने एक्सपीरियंस को आर्क कहा, यानी कि एक्सपीरियंस को उसने आर्क के रूप में मेटाफर यूज़ कर लिया। अगर वो लाइक का यूज़ करता तो सिमिली होती। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई एक्सपीरियंस को उसने क्या बोला? उसने आर्क बोला, या आर्क किसको बोला? एक्सपीरियंस को। अब ये आर्क उसने बोला क्यों? तो वो कहता है कि मेरा जितना एक्सपीरियंस है ना वो एक दरवाजे की तरह है। वेयर थ्रो जिसमें से वेयर थ्रो जिसमें से ग्लीम्स होता है झांकना, डैट अनट्रेवल्ड वर्ड। अब अनट्रेवल्ड वर्ड यानी कि ऐसी दुनिया जहाँ पर ट्रैवल नहीं किया गया। हुज मार्जिन फेड, मार्जिन होता है बिल्कुल किनारा, फेड यानी कि धुंधला है, फॉर एवर हमेशा के लिए, एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव, जब जब मैं मूव करता हूँ तो उसका किनारा धुंधला होता जाता है। अब आपको समझ में नहीं आया, बताता हूँ इसको कैसे समझो। ये कह रहा है कि मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया, इतनी इतनी जगह पर घूम के आया, बट फिर भी मेरा एक्सपीरियंस एक दरवाजे के रूप में है। उस दरवाजे से पार, उस एक्सपीरियंस से पार मेरे को एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जो अभी भी अनट्रेवल्ड है। यानी कि इतना एक्सपीरियंस करने के बावजूद यहाँ पे यूनिवर्सिटी से ये कह रहा है कि मुझे अभी और दुनिया पड़ी है जहाँ पर मेरे को ट्रैवल करना है। और वो ट्रैवल, जो वो संसार है उसका किनारा धुंधला है, यानी कि बहुत दूर है, बहुत बहुत लंबा संसार पड़ा है। जैसे जैसे मैं आगे आगे मूव करता हूँ वो दुनिया आगे और बढ़ती जाती है। यानी कि इतनी लड़ाइयाँ लड़ ली, इतनी जगह पर घूम के आ गया, अभी भी ऐसा लगता है कि यार अभी और चीज़ बाकी पड़ी है। इसलिए ये कहता है कि मेरा एक्सपीरियंस एक आर्क के रूप में है, एक दरवाज़ा है, उससे पार भी एक दुनिया है जो मेरे को ट्रैवलिंग करनी है, वहाँ पर जाना है। कितना महत्वाकांक्षी है, कितनी करेज है, क्या साहस है। बूढ़ा हो चुका फिर भी आगे बढ़ने को रेडी है। अब यही चीज़ें नीचे ब्लैक के अंदर लिखी हुई है, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। आर्क यानी कि सेतु, वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएंगे अगर आपको समझ में ना आई तो। फिर वो आगे कहता है कि हाउ डल, डल तो आप समझेंगे ना, डल क्या होता है, कितना डल है यार। हाउ डल इट इज़ टू, कि ये कितना बोरिंग भरा है, कितना डल है। टू पॉज, रुकना। टू मेक एन एंड, किसी चीज़ का एंड कर देना, कि भाई अब आपकी यात्रा ख़त्म हो गई। तो यूलिसिस कह रहा है कि किसी चीज़ का एंड कर देना, कहीं जगह पर पॉज हो जाना, रुक जाना, ये कितना डल है। टू रस्ट, रस्ट होता है जंग लगना। अनबर्निस्ड, अनबर्निस्ड यानी कि बिना कुछ यूज़ के, जब आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते तो जंग लग जाती है। नॉट टू शाइन इन यूज़, नॉट टू शाइन, शाइन यानी चमकना, यूज़ यानी उपयोग में, उपयोग में ना आकर चमकना। कहने का मतलब कि अनयूज़फुल रहना, कोई यूज़ अपने आप को काम में ना लगाना। ये सारी चीज़ें यूलियस को डल लगती हैं। वो कहता है कि रुकना, किसी चीज़ का एंड कर देना, अपने आप को जंग लगाने के बराबर है, अपने आप को ना चमकाने के बराबर है। ये सारी चीज़ें डल हैं उसके लिए। यूलियस सेज इस डल, डल यानी कि नीरस, सुस्त। टू पॉज, रुकना या फिर ठहरना, क्योंकि अब वो ठहर गया ना, वो लड़ाइयाँ लड़ने के बाद में घर पे बैठा हुआ है। तो ये वही बातें कह रहा है कि रुकना, ठहरना, ये कितना नीरस है, कितना सुस्त है। एंड मेक्स एन एंड, समाप्त कर देना, जीवन को स्थिर कर लेना, ये सारी बातें नीरस है। टू रस्ट, जंग लगना, निष्क्रिय होना। विदाउट बीइंग अनबर्निस्ड, यानी कि चमक खो देना बिना उपयोग के।
एंड नॉट टू शाइन इन यूज, उपयोग में चमकना, सक्रिय रहना, इट मीनिंगलेस। लाइफ शुड बी लाइव्ड एक्टिवली, जिंदगी को एक्टिवली जीना चाहिए, नॉट वेस्टेड इन आइडलनेस। इसलिए ये पोइम इंस्पिरेशनल है, इंस्पायर करती है। अगर आप इनएक्टिव बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं ये पूरा कर लूँ, इसका एंड हो जाएगा, तो भाई उसके बाद में क्या करोगे? रुक जाओगे क्या? ये जो मेरे को पर्सनली लोग जानते हैं उन्हें पता है कि भाई क्या कुछ मेरी लाइफ में हुआ, कहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। अभी मैंने एक पेपर एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में मैं फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कर रहा हूँ, सेकंड ग्रेड का कर रहा हूँ, मतलब और भी कुछ मेरे पास है सरप्राइज़ के लिए। उसके बावजूद भी मैं एक्टिव हूँ, क्योंकि भाई मैं तो जब ये लिटरेचर पढ़ता हूँ, ये चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती है। अब ये मान लो कि लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ये पोइम के जरिए मुझे कह रहा है कि भाई इसको पढ़, तो और तू क्या करता है। और अगर आप ये पोइम पढ़ रहे हो, दिल से सुन रहे हो, तो ये चीज़ अपने आप पे लागू करो कि आप क्या कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यूलिसिस कहता है, एज दो, जैसे कि, टू ब्रीथ, सांस लेना, वर लाइफ। अब इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ, कि क्या सिर्फ सांसें लेना ही जीवन है? कि सिर्फ आप सांसें ले रहे हो तो क्या यही जीवन है क्या? कहने का मतलब कि नहीं, सिर्फ सांस लेना ही जीवन नहीं है। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, पाइल्ड होता है ढेर लगा हुआ, लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ यानी जीवन के ऊपर जीवन। आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। लाइफ ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल, अगर जिंदगी के बाद में जिंदगी है, यानी कि बहुत सारी जिंदगी आपके पास है, तो भी जिंदगी थोड़ी है, टू लिटिल है। क्यों? ऑफ एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स। वो कहता है कि अगर सांस लेना ही जिंदगी है, और ऐसी ज़िंदगी अगर आपके पास बहुत सारी ज़िंदगीज़ हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम पड़ा है, क्योंकि यूलिसिस तो बूढ़ा हो चुका है, उसे पता है कि भाई ज़्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं है, बस वो ट्रैवलिंग करना चाहता है, एडवेंचर करना चाहता है। वो कहता है कि मेरे पास तो मेरी ज़िंदगी में से बहुत ही कम हिस्सा बचा हुआ है। तो सांस लेना अगर ज़िंदगी है ना, तो आपके पास ज़िंदगी बहुत सारी है, बट एडवेंचर करने तो ज़िंदगी आपके पास ज़्यादा नहीं है। अब ये लाइनों का मतलब ये है। Ulysses says that simply to breathe is not real life. लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, जीवन के एक के बाद एक, यानी कि अनुभवों का संग्रहण। इवन इफ लॉन्ग, भले ही ये लंबा है, इट टू शॉर्ट, फिर भी छोटा है। पैराडॉक्स आप यहाँ पे कह सकते हो कि दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं, बट डीप डीप मीनिंग एक अलग इसका निकल रहा है। फॉर हिम ऑफ ऑल दैट रिमेन्स ऑफ लाइफ लिटिल रिमेन्स टू अचीव न्यू एडवेंचर्स एंड एक्सपीरियंस। यूलियस कह रहा है कि मेरे पास जो टाइम बचा है वो बहुत ही कम है, कुछ नया अचीव करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए और नया एक्सपीरियंस करने के लिए। तो अब आगे फिर उसी लाइन को वो कंटिन्यू रखता है, बट एवरी आवर, यानी कि हर एक घंटा, इज सेव्ड, यानी कि हर एक घंटे को बचाया जाना चाहिए, यानी कि हर एक पल, हर एक सेकंड कीमती है। फ्रॉम डैट एटर्नल एटर्नल साइलेंस, पर तो ये एटर्नल साइलेंस को समझो ये क्या है। एटर्नल साइलेंस यहाँ पे मेटाफर है डेथ के लिए, मौत के लिए। फ्रॉम डेथ, डेथ मैं कहूँगा कि डेथ से पहले आपके पास हर एक घंटा कीमती है। कहने का मतलब कि आपके आखिरी टाइम, यानी कि डेथ से पहले हर एक घंटा, घंटे का मतलब यहाँ पे हर एक पल, मोमेंट कीमती है। समथिंग मोर, अभी और भी कुछ करने के लिए, क्योंकि वो तो कुछ और भी करना चाहता है। ए ब्रिंगर, ब्रिंगर होता है लाने वाला, ए ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, नई चीज़ें लाने के लिए। एंड वाइल इट वर, वाइल होता है मतलब कि अनुचित, जो सही ना हो। इट वर, इसको ऐसे पढ़ो, इट को पहले बोलो, फिर वर को बोलो, फिर वाइल को बोलो। इट वर वाइल, यह अनुचित है। क्या अनुचित है भाई? फॉर सम थ्री सन्स, कि कुछ थ्री सन्स यानी कि तीन सूर्य, कहने का मतलब 3 साल, कि कुछ 3 साल टू स्टोर यानी कि स्टोर करना। एंड हॉर्ड्स माई सेल्फ, हॉर्ड वही अपने आप को इकट्ठा करना। अब मीनिंग ये है कि 3 साल अपने आप को कहीं पे नीरस रखना, कोई काम ना करना, स्टोर करके रखना, अपने आप को बचा के रखना,
ये क्या है? ये तो वाइल है, अनुचित है। क्योंकि आप जब एक नई चीज़ें लाने वाले हो तो आपकी मौत से पहले हर एक पल आपके लिए कीमती है, और 3 साल आप कुछ भी ना करो, ये तो भाई अनुचित है, वाइल है। एंड दिस ग्रे स्पिरिट क्यों यूज़ किया? क्योंकि अब वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। एंड दिस ग्रे स्पिरिट, अब ग्रे स्पिरिट के लिए वो सिमिली यूज़ करेगा, भले ही वो नॉलेज के बाद में लाइक लगा रखा है, बट आप इसको ऐसे पढ़ो कि जो ग्रे है ना, ग्रे स्पिरिट, इस ग्रे स्पिरिट के लिए उसने सिमिली यूज़ की सिंकिंग स्टार। सिंकिंग स्टार क्या होता है? डूबता हुआ तारा। अब आप समझ गए कि डूबता हुआ तारा क्यों कहा उसने अपनी आत्मा को? क्योंकि अब उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, तो वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है एक डूबते हुए तारे के साथ में। फिर भी वो कहता है कि मेरी ये जो आत्मा है, ग्रे स्पिरिट है, जो कि डूबते हुए तारे के रूप में है, यर्निंग। यर्निंग होता है महत्वाकांक्षा रखना, चाहत रखना। ये मेरी आत्मा जो कि डूबते हुए तारे के समान में है, चाहत रखती है, इन डिज़ायर, इच्छा के रूप में, टू फॉलो नॉलेज, नॉलेज को फॉलो करने की चाहत रखती है। और नॉलेज को फॉलो कहाँ तक करना है? बियॉन्ड द एटमोस्ट बाउंड्री ऑफ ह्यूमन थॉट। इंसानी थॉट जहाँ तक भी जाते हैं ना, उससे परे की नॉलेज को हासिल करने की इच्छा, चाहत मेरी ये ग्रे स्पिरिट रखती है। ग्रे स्पिरिट जो कि एक डूबते हुए तारे के समान है। भले ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बट मेरी जो आत्मा है, इंटरनली मेरी जी इच्छा है कि मैं इंसानी सोच से परे की नॉलेज को हासिल करना चाहता हूँ, एडवेंचर करना चाहता हूँ, न्यू एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। अब ये बातें यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। अब यहाँ तक उसने क्या बताया? सारा कुछ बता दिया कि भाई उसको कैसे कैसे लग रहा है और वो क्या चाहता है। यहाँ पर आपकी पोइम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, यानी कि हमने 32 लाइनों तक कंप्लीट कर लिया। आगे की लाइनें जो सेकंड पार्ट शुरू होता है, अब यहाँ पर वो अपने बेटे के बारे में बताएगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल ईजी सी बातें, सीधी सी बात है कि यूलिसिस अपने बेटे के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएगा कि भाई वो ये कर सकता है, वो अच्छे से राज्य को चला सकता है, लोगों को न्याय दे सकता है, इन असभ्य लोगों को सभ्य बना सकता है, मेरे जितने भी पूर्वज हैं, जो गॉडेस हैं, लोक देवता हैं, उनकी पूजा पाठ कर सकता है जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो 10 लाइनों के अंदर, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम इसको पढ़ते हैं। दिस इज़ माई सन, ये है मेरा बेटा, माइन आउन टेलीमैकस, मेरा अपना टेलीमैकस, टू होम, जिसके लिए, आई लीव, मैं छोड़ूंगा या छोड़ रहा हूँ, द सेप्टर, मैं सेप्टर को छोड़ रहा हूँ, एंड आइल, यानी कि वो टापू को छोड़ रहा हूँ, आइल यानी कि इथाका को। ये रहा मेरा बेटा टेलीमैकस, जिसके लिए मैं सेप्टर को छोड़ रहा हूँ और जिसके लिए मैं इस इथाका को छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे सेप्टर क्या है, फोटो देख लो। ये जो आप फोटो के अंदर देख रहे हो इमेज, ये होता है सेप्टर। अगर आप किसी राजा को देखते हो तो राजा के हाथ में इस प्रकार का होता है सेप्टर। ये सत्ता का प्रतीक होता है। ये जो राजा बनता है उसको ये सेप्टर दिया जाता है। आप और भी किसी राजा की फ़ोटो देख सकते हो, आपको एक छड़ी सी मिलेगी, ये दी जाती है जब कोई राजा बनता है। अब आपको वो क्लियर हो गया कि वो कह रहा है कि भाई मैं अपनी ये राजसत्ता अपने बेटे को दे दूंगा, ये इथाका अपने बेटे को सौंप दूंगा। फिर आगे वो अपने बेटे के बारे में बताता है, वेल लव्ड ऑफ मी, कि ये बेटा, मेरा बेटा मुझे बहुत ही प्यारा है। डिसर्निंग, डिसर्निंग यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई समझदार, डिसर्निंग यानी कि समझदार। टू फिलफुल, फुलफिल यानी कि पूरा करना, दिस लेबर, कि वो इस लेबर को, लेबर यानी कि साम्राज्य को चलाने के लिए वो काफ़ी समझदार है, इस लेबर को पूरा करने के लिए। बाई स्लो, स्लो यानी कि धीरे धीरे। प्रूडेंस यानी कि चेंज करना, प्रूडेंस आप नीचे देख सकते हो, प्रूडेंस का मतलब धीमी समझदारी या फिर धैर्य और बुद्धिमानी से,
कि वो धीरे धीरे बुद्धिमत्ता का साथ में टू मेक माइल्ड, मेक बना देगा माइल्ड यानी कि सभ्य, ए रग्ड पीपल। अब रग्ड पीपल यानी कि इथाका के जो बार्बरिक असभ्य लोग हैं उन्हें वो माइल्ड बना देगा अपनी बुद्धिमत्ता के साथ में धीरे धीरे। एंड थ्रो सॉफ्ट डिग्री, और अपनी सॉफ्ट डिग्री के साथ में, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट है। सबड्यूड देम टू द यूजफुल एंड द गुड। देम यानी कि इथाका के लोग, तो वो अपनी सॉफ्ट डिग्री के साथ में इथाका के लोगों को यूज़फुल और गुड अच्छे बना देगा। अब ये पूरी बातें समझ में आ गई कि वो कहता है कि ये रहा मेरा बेटा टेलीमैकस, जिसे मैं अपना सेप्टर यानी कि राजदंड सौंप रहा हूँ, जिसे मैं अपना ये इथाका आइलैंड भी सौंप रहा हूँ। ये मुझे बहुत ही प्यारा है, ये काफ़ी अपनी समझदारी के साथ में इस कार्य को पूरा करेगा, इस राज्य को चलाएगा। वो यहाँ के जो बार्बरिक लोग हैं, असभ्य लोग हैं, उन्हें वो काफ़ी यूज़फुल और अच्छा बना देगा। मोस्ट ब्लेमलेस इज़ ही, उसी के बेटे की बात हो रही है कि ही इज़ मोस्ट ब्लेमलेस, यानी कि उसका बेटा मोस्ट ब्लेमलेस है, यानी कि वो काफ़ी अच्छा है। सेंटर इन स्पीयर, सेंटर यानी कि बीच में होना, इन द स्पीयर यानी कि चक्कर, किसका चक्कर? कॉमन ड्यूटीज़ का। तो वो कॉमन ड्यूटीज़ के चक्कर के बीच में है। जब किसी चीज़ के बीच में यानी कि उसका मेन पॉइंट, उसका मेन कंसर्न क्या है, वो कॉमन ड्यूटीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर सकता है इसका बेटा, यूलिसिस का बेटा। डिसेंट नॉट टू फेल, डिसेंट शालीन होता है, डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस, वो टेंडरनेस के ऑफिस में फेल नहीं होगा, अपने कार्य को अच्छे तरीके से करेगा। एंड पे यानी कि अदा करेगा, मीट यानी कि पूरा, एडोरेशन यानी कि पूजा पाठ या किसी की अर्चना करना। टू माई हाउस होल्ड गॉड, तो यहाँ पे यूलिस कह रहा है, आगे पढ़ लेते हैं, व्हेन आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊँगा, ही वर्क्स हिज वर्क आई माइन, कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ही वर्क्स हिज वर्क, वो अपना काम करेगा, आई माइन, और मैं अपना काम करूँगा। यानी कि मैं तो एडवेंचर करूँगा और ज़्यादा ट्रैवलिंग करूँगा, बाहर ही रहूँगा, लड़ाइयाँ लड़ूँगा, मेरा बेटा अपना काम करेगा। अपना काम क्या करेगा? वो कहता है कि मेरे जाने के बाद में माई हाउस होल्ड गॉड, हमारे जो भी लोक देवता हैं उनकी वो अडोरेशन करेगा, उनकी पूजा अर्चना करेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से करेगा। डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस, वो टेंडरनेस के कार्य में तो कभी फेल होगा ही नहीं, मतलब अच्छे से न्याय करेगा, अच्छे से साम्राज्य को चलाएगा। अब ये बातें सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है। यूलिसिस सेज हिज सन इज मोस्ट ब्लेमलेस, कि वो निष्कलंक है, निर्दोष है। एंड लिव्स सेंटर्ड इन द स्पीयर, कर्तव्यों को समर्पित है, कॉमन ड्यूटीज़ के जो कर्तव्य हैं उनको वो बिल्कुल समर्पित है। ही इज़ डिसेंट, डिसेंट होता है सभ्य, शालीन। एंड नेवर फेल इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस, टेंडरनेस होता है स्नेह के कार्य, प्रेम और सेवा के दायित्व। ही विल पे मीट अडोरेशन, मीट अडोरेशन उचित पूजा करना, श्रद्धा व्यक्त करना, टू द हाउस होल्ड गॉडेस, ग्रह के देवता यानी कि पारिवारिक देवता, आफ्टर यूलिसिस इज गॉन, जब यूलिसिस चला जाएगा। तो ये सारी बात आपको बता दी। यहाँ पर उसने अपने बेटे के बारे में बता दिया। सेकंड पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब लास्ट पार्ट बचता है। अब सारी बातें यूलिसिस अपने साथियों को, मैरिनर्स को बोलेगा। देयर लाइज द पोर्ट, पोर्ट आप समझते हो बंदरगाह, यहाँ से जहाज निकलते हैं। तो वो अपने साथियों को कह रहा है कि ये रहा पोर्ट, द वेसल, वेसल यानी कि जहाज जिससे वो यात्रा करते हैं। पफ्स हर सेल, पफ्स होता है मतलब कि हवा भरा हुआ, हर सेल, सेल जहाज के लिए आया, से हर जहाज का जो सेल होता है यानी कि सेल में हवा भरी हुई है, ये रहा जहाज और ये रहा अपना पोर्ट। देयर गूम
देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, ब्रॉड सीज यानी कि गहरा काफ़ी लंबा समुंदर, डार्क और ग्लूम कहने का मतलब कि हमारे सामने एक डार्क समुंदर है काफ़ी बड़ा जिसका कोई एंड नहीं है, ये पोर्ट है, ये रहा हमारा शिप। ये सारी बातें अपने साथियों से कह रहा है यूलिसिस। माई मैरिनर्स यानी कि मेरे नाविकों। अब वो माई मैरिनर्स के बाद में वर्ड यूज़ करता है सॉल, आत्माएं। वो मैरिनर्स को डायरेक्टली सॉल्स आत्माएं कह रहा है, मेटाफर यूज़ किया गया है। आत्माएं कैसी आत्माएं? डैट हैव टॉयल्ड, टॉयल होता है हार्डवर्क करना, कि जिन्होंने हार्डवर्क किया। एंड ब्रॉट, ये ब्रॉट भी होता है वर्क करना, घोर परिश्रम करना, जिन्होंने घोर परिश्रम किया। एंड थॉट विद मी, जिन्होंने मेरे साथ सोचा। कि मेरे नाविकों, आप जिन्होंने मेरे साथ हार्डवर्क किया, घोर परिश्रम किया, मेरे अकॉर्डिंग सोचा यानी कि मेरे साथ चले। डैट एवर विद, जो हमेशा ही, विद ए फ्रॉलिक, फ्रॉलिक होता है खुशी के साथ में, प्रसन्नता के साथ में। वेलकम, स्वागत किया। टुक द थंडर एंड द सनशाइन, कि जिन्होंने चाहे कोई तूफान आया, थंडर आया, चाहे सनशाइन धूप निकली, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ में हर एक कंडीशन का वेलकम किया। तो वो अपने जितने भी साथी हैं उनको ये बोल रहा है कि वो लोग जिन्होंने उसके साथ में हार्डवर्क किया, कठिन परिश्रम किया, उसके जैसे ही सोचा और कैसी मर्जी परिस्थिति आई उसका हंसकर सामना किया, वेलकम किया। एंड अपोज्ड, अपोज यानी कि सामना किया। फ्री हार्ट, फ्री हार्ट के साथ में, फ्री फॉरवर्ड, फ्री दिमाग के साथ में, यानी कि दिल और दिमाग के बिल्कुल फ्री तौर तरीके से सामना किया। यू एंड आई आर ओल्ड, उन्हें वो बोलता है कि अब आप और मैं क्या हैं, बूढ़े हो चुके हैं। तो आगे बूढ़े हो चुके हैं तो क्या, आगे फिर वो बोलता है कि ओल्ड एज। अब ये लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कोटेशन के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। ओल्ड एज हैथ, हैथ यानी कि हैज़, येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, कि वृद्धावस्था के अपने खुद के सम्मान है, खुद की एक इज्जत है और खुद का एक हार्ड वर्क है। टॉयल होता है हार्ड वर्क। डेथ क्लोजेज ऑल, मृत्यु हर एक चीज़ को समाप्त कर देती है। कि हम बूढ़े हो चुके हैं तो बूढ़े होने के अपनी कुछ रिस्पेक्ट हैं, अपना कुछ सम्मान है और अपना एक कुछ अलग हार्डवर्क है। मौत जो है वो सारी चीज़ों को क्लोज कर देती है। डेथ क्लोज ऑल, डेथ को पर्सोनिफाई किया है कि बंद करती है, बंद करने का काम इंसानों का होता है। बट फिर भी सम टाइम एट द एंड, फिर होता है पहले, द एंड, एंड से पहले। बट समथिंग एट द एंड, एंड से पहले। सम वर्क ऑफ नोबल, नोबल नोट, नोबल नोट क्या होता है, सभ्य कोई काम करना। मे येट बी डन, अभी भी किए जाने हैं। पूरी लाइनों को बाद में समझाऊंगा, एक बार वैसे सुन लो कि मीनिंग अलग अलग टुकड़ों के साथ बता रहा हूँ। बट समथिंग एट द एंड, यानी कि एंड से कुछ पहले कुछ सभ्य काम करने, मे बी डन किए जाएंगे, मे येट बी डन अभी किए जाने हैं। नॉट अनबिकमिंग मैन, नॉट अनबिकमिंग मैन, डैट स्ट्रॉव विद गॉड, स्ट्रॉव होता है सामना करना, विद गॉड, गॉड देव, स्ट्रॉव यानी कि साहस दिखाना, लड़ाई लड़ना। अब इन पूरी लाइनों का मतलब समझ लो। वो अपनी साथियों को ये बात बोल रहा है कि हम बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े होने की अपनी एक रिस्पेक्ट है, अपना एक हार्ड वर्क है। नो डाउट कि जो डेथ है वो सारी चीज़ें ख़त्म कर देती है, बट उत उस डेथ से पहले भी
कुछ महान कार्य हमें करने हैं, कुछ महान कार्य हमें करने हैं, उन लोगों को करने हैं जिन्होंने गॉड के साथ भी सामना किया, गॉड के सामने भी साहस के साथ लड़ाइयाँ लड़ी। गॉड, अब जिक्र वही समुद्र के देवता का कि यार यूलिसिस और के साथी वो समुद्र के गॉड से लड़ पड़े। उन लोगों को अभी भी मौत से पहले बहुत सारे नोबल नोट करने हैं। अभी आपको समझ में आ चुका है। अभी उसने लिखा था कि डेथ क्लोज ऑल बट समथिंग एट द एंड, सम वर्क ऑफ नोबल नोट मे येट बी डन, अभी किए जाने हैं। नॉट अनबिकमिंग मैन द स्ट्रॉ विद गॉड, उन लोगों के द्वारा जो गॉड से भी लड़ पड़े। अपने साथियों को बोल रहा है वो कि हम वो लोग हैं जो देवताओं से लड़े। तो बूढ़ी अवस्था, हमें बूढ़े तो हो चुके हैं, बट ये मतलब नहीं कि हम अभी पीछे हटेंगे, अभी भी हमें बहुत सारे महान काम करने हैं। द लाइट्स बिगन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक, अब अपने साथियों को बोल रहा है कि लाइट, लाइट यानी कि प्रकाश, द लाइट बिगन्स, लाइट शुरू हो चुकी है, टू ट्विंकल चमकना, फ्रॉम द रॉक, चट्टान पर लाइट चमकना शुरू हो चुकी है। चट्टान पर लाइट चमकती है जब सूरज बिल्कुल सामने आ जाता है। द लॉन्ग डे वेन्स, लंबा दिन ढल चुका है। द स्लो मून क्लाइम्स, मून धीरे धीरे चढ़ रहा है। कहने का मतलब दिन ढल गया, रात आ रही है। द डीप मॉन्स, डीप यहाँ पे समुंदर के लिए, मॉन्स यानी कि आहें भरना। पहले तो यहाँ पे डीप वर्ड यूज़ किया मेटाफर समुंदर के लिए, मॉन्स यानी कि आहें भरता हुआ दिखाया गया, तो समुंदर को पर्सोनीफाई किया है। एक गहरा समुंदर आहें भर रहा है, राउंड विद मैनी वॉइसेस, उसके चारों ओर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, क्योंकि अब ये एक और यात्रा पर निकलना चाहते हैं। अपने साथियों को बोल रहा है कि भाई सूरज ढल चुका है, उसकी लाइट सामने चट्टानों पर पड़ रही है, दिन ढल चुका है, चंद्रमा निकल चुका है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, गहरे समुंदर में अजीब अजीब सी भयानक आवाज़ें आ रही हैं। चलो हम यात्रा पर निकलते हैं। कम माई फ्रेंड्स, आओ मेरे साथियों। इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक न्यूअर वर्ड, सीक यानी कि तलाश करना, न्यूअर यानी कि नया संसार। न्यूअर इसलिए यूज़ किया क्योंकि एक संसार ये है, एक बाद में, यानी कि एक और नया, इससे भी नया, कंपैरिजन करने के लिए, यानी कि एक और नए संसार की तलाश करना अभी भी लेट नहीं हुआ। इट इज़ नॉट टू लेट। पुश अप यानी कि धक्का मारो, जहाज के लिए बोला है कि नावों को निकालो। एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्मिथ, यानी कि लाइन के अंदर बीट दे, स्मिथ होता है सामना करना, आगे आने वाले खतरों का सामना करने के लिए लाइन में खड़े हो जाओ। द साउंडिंग फैरो, साउंडिंग फैरो यानी कि जब जहाज चलता है तो पीछे पतली सी खाली सी बनती है पानी की, उसे बोला गया है। फॉर माई पर्पज होल्ड, मेरा उद्देश्य, मेरा जो उद्देश्य है, टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, कि मेरा उद्देश्य है कि मैं सनसेट के परे जाना चाहता हूँ। जहाँ सूरज छिपता है मैं उससे भी परे, बियॉन्ड जाना चाहता हूँ। एंड द बाथ ऑफ द ऑफ एंड बाथ ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार, और मैं उस वेस्टर्न के तारों में नहाना चाहता हूँ। मेरा पर्पज़ यही है, क्योंकि वेस्टर्न जो खाड़ी है उसको पवित्र ये मानते थे यूरोप वाले, अफ्रीका के वेस्ट के अंदर, कि वहाँ पर मतलब मृत्यु के बाद में लोग वहाँ पे नहाते हैं। मतलब वहाँ तक की यात्रा इनको लगता, क्योंकि तब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी कि भाई दुनिया का एंड कहाँ पे है। उन्हें लगता था कि एक लंबी है वो पूरी, कोई एंड ही नहीं है दुनिया का, ऐसा नहीं कि गोल गोल है। तभी उसने ये बात बोली कि मैं जहाँ सूरज छिपता है उससे भी परे जाना चाहता हूँ। ये मानते थे कि सूरज छिपता है वहाँ पे एंड होगा, उससे परे भी एक दुनिया होगी। तो अपने साथियों को बोल रहा है कि मेरा पर्पज़ ये है कि मैं जहाँ सूरज छिपता है उससे परे जाना चाहता हूँ। एंड टू बाथ ऑफ ऑल वेस्टर्न स्टार अनटिल आई डाई, कि मेरे मरने तक मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ। ये चीज़ उसकी महत्वाकांक्षा को दिखाती है कि वो किस प्रकार से एडवेंचर करना चाहता है, ट्रैवलिंग करना चाहता है। अब ये इस प्रकार का इंसान यार घर पर कैसे बैठे। तो अब वो आगे बोलता है कि अगर जब हम ट्रैवलिंग करेंगे ना, जब इस यात्रा पर निकलेंगे, तो अपने साथियों को बोलता है इट मे बी, पहले तो देखो इट मे बी, इट मे बी एनाफोरा का यहाँ पे यूज़ हुआ है।
इट मे बी डैट, ऐसा होगा कि द गल्फ विल वॉश अस डाउन। गल्फ क्या होती है? खाड़ी। विल वॉश अस डाउन, वॉश अस डाउन यानी कि नीचे डुबो सकती है, यानी कि खाड़ियाँ जो आएंगी ना, हो सकता है कि वो पानी के अंदर में डुबो दें। इट मे वी वी शैल टच द हैप्पी आइजल, हैप्पी आइलैंड्स, आइजल आइल्स, सॉरी आइल्स, कि हो सकता है कि हम उन हैप्पी आइल्स को टच करें। हैप्पी आइल्स वही टापू जहाँ पर ये मानते थे कि भाई मरने के बाद में आत्माएं वगैरह कुछ होती है, मिथ है ये, हम उनको टच करें। ये हैप्पी आइल्स को हम आपके सिंबल के अंदर भी देखेंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने सिंबल को छोड़ दिया और थीम को छोड़ दिया। तो कह रहा है कि हो सकता है कि हम गल्फ यानी कि घाटियों से, खाड़ियों से निकलें, हम वहाँ पानियों के अंदर डूब जाएं। हो सकता है हम कुछ हैप्पी आइलैंड्स को देखें एंड सी द ग्रेट एक्लिस, और हो सकता है कि मैं वहाँ पर महान एक्लिस मिले। एक्लिस कौन है? वो एक्लिस, एक्लिस हिल वाला, ईडियम वाला, इसकी कहानी मैंने आपको बता दी कि हो सकता है कि हमें वहाँ पर हमारा ये साथी मिले, whom we नो, जिसे हम जानते हैं, कि हो सकता है हमें वहाँ पर हमारे साथी मिल जाएं, एक्लिस जैसे साथी मिलें जब हम इस यात्रा पर निकलेंगे। आगे बोलता है कि दो, हालांकि, मच इज इट टेकन, कि हमने बहुत कुछ तो हासिल कर लिया, मच अवॉइड्स, बट अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, कि हमने बहुत कुछ हासिल किया, हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी है। वही ये योद्धा ही ऐसा है जो हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। एंड दो वी आर नॉट नाउ, आगे वो फिर कहता है कि दो, हालांकि, वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ, कि हम उस स्ट्रेंथ में नहीं है, भले ही हमारे पास अब वो ताकत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। कैसी ताकत? विच इन ओल्ड डेज, कि जिस ताकत के साथ हम पुराने दिनों के अंदर मूव्ड अर्थ एंड हेवन, कि जिस ताकत के साथ में पुराने टाइम के अंदर हम अर्थ को और हेवन को हिलाकर रख देते थे, भले ही वो स्ट्रेंथ अब हमारे पास नहीं है। डैट विच वी आर, बट अब हम वही हैं, ताकत वो नहीं है बट हम तो वही है ना। वी आर वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, बट हम वही हैं और हमारे हार्ट अभी भी हीरोइक हार्ट्स हैं। तो हार्ट्स को हीरोइक बोला, मेटाफर, सॉरी पर्सोनिफिकेशन, और है का रिपीटेशन, अलिट्रेशन। कहने का मतलब कि हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, बट अंदर से जज्बे जुनून तो हमारे वही है ना, हीरोइक वाले। मेड वीक, कि हमारे जो हार्ट हैं, मेड वीक, जिन्हें कमज़ोर कर दिया गया, बाय टाइम, समय ने, एंड फेथ, भाग्य ने। भाग्य ने और टाइम ने हमारे हीरोइक हार्ट्स को भले ही थोड़ा वीक कर दिया, कमज़ोर कर दिया। अब ये टाइम और फेथ को भी पर्सोनिफाई किया, जो कि उनके हार्ट को वीक कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। बट अब ये लाइन आ चुकी है लास्ट वाली, भले ही टाइम ने और भाग्य ने हमारे दिलों को, हमारे शरीरों को कमज़ोर कर दिया, हमारे पास वो ताकत नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, बट हम विल से क्या है? स्ट्रॉन्ग हैं। बट स्ट्रॉन्ग इन विल टू स्ट्राइव, स्ट्राइव यानी कि प्रयास करने में, इच्छा से हम प्रयास करने में, टू सीक, तलाश करने में, प्रयास करने में, स्ट्राइव यानी कि प्रयास करना, सीक यानी कि तलाश करना, फाइंड यानी कि ढूंढना, कि अभी भी हमारे अंदर इच्छा है प्रयास करने की, ढूंढने की, एंड नॉट टू येल्ड, झुकने की नहीं, अभी भी हम हार नहीं मानेंगे। हम अंदर से इतने मोटिवेट हैं, भले ही हम बूढ़े हो चुके हैं। अब ये लाइन जो है ना लास्ट वाली, ये बहुत ज़्यादा कोटेशन के रूप में यूज़ की जाती है। अगर आपने यहाँ तक पोइम को सुना है ना, तो जाकर स्टेटस पे लगा दो, अपने रूम में लगा लो, क्योंकि आप भी एक वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो। भले ही टाइम निकल गया, उम्र हो चुकी है आपकी काफ़ी, कुछ भी है। अरे अब ये यूलिसिस कह सकता है कि यार अंदर से जज्बा जुनून तो इस कदर का है ना, हम कुछ कर सकते हैं, तो यार क्यों हार मानते हो? अभी वीडियो को कहीं तो पूरा, इतनी हिम्मत नहीं है लोगों के अंदर कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें। 2 घंटे का वीडियो देखते हैं ना, और 2 घंटे का क्या देखेंगे? 10 मिनट की समरी सुन लो। समरी में ये बातें आपको एक्सप्लेन कैसे हो सकेंगी?
अगर आप लोगों ने पहले कोई वीडियो देखी है, मैंने खुद ने देखी है, मैंने इस वीडियो को टीच करवाने के लिए, इस पोएम को टीच करवाने के लिए 4-5 अलग अलग वीडियोस देखी। उसके अंदर 2 वीडियो ऐसी थी जो कि 1 घंटे से प्लस की थी। बिल्कुल आराम से उसको सुना। फिर मैंने विकिपीडिया का आर्टिकल पढ़ा, होमर की ओडिसी को पढ़ा, उसकी समरी सुनी। डिटेल में पढ़ने के बाद में इस पीडीएफ को रेडी किया। पीडीएफ जब मैं बनाता हूँ, फिर मैं इस पोएम को पढ़ता हूँ कि कहीं कोई वर्ड शूट तो नहीं गया। और अभी आपके सामने मैंने पूरी देख लो रिकॉर्डिंग 1 घंटा 35 मिनट हो चुके हैं। बीच में कुछ पॉज भी आए, कम से कम 2 घंटे हो गए मेरे को, मैं इस पोएम को पढ़ रहा हूँ। तो क्या आप इस वीडियो को पॉज करके 2-3 घंटे आप लगा के अपने रजिस्टर के अंदर नहीं लिख सकते क्या? क्या आपके अंदर हिम्मत नहीं है क्या? आप चाहते हो कि 10-15-20 मिनट की वीडियो हम देखें और हमारे सवाल सही हो जाए? नहीं होंगे भाई, कहीं मर्जी भाग लो, नहीं होंगे। लिखना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। बीए का और एमए का जितना सिलेबस है, जिस दिन मैं कभी दुनिया के सामने आऊँगा, रजिस्टर दिखाऊंगा, रजिस्टर के अंदर लिखा पड़ा है हर एक पर्सन की बायोग्राफी और उस वर्क को लिखा है। बीए के 3 साल, एमए के 2 साल, 5 साल। आपको तो ये सिर्फ ये सिलेबस की 15 पोएमें तो लिखनी है। खैर ज़्यादा पर्सनल मैं नहीं होऊंगा। ये हमारी पोएम की लास्ट लाइन थी। इसके बाद में हम देखेंगे, हमने जो थीम को, थोड़ा पहले थीम पे चलते हैं। अब आपको थीम को समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। देखो, पहला थीम क्या है? अनक्वेंचेबल थ्रस्ट फॉर नॉलेज, यानी कि एक ऐसी प्यास नॉलेज की। बिल्कुल, क्या ये बात नहीं हुई कि वो उस नॉलेज को हासिल करना चाहता है? एक ऐसी प्यास दिखाई गई है नॉलेज की जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। यूलिसिस सिंबलाइज मैनकाइंड्स एंडलेस क्यूरियोसिटी, इस चीज़ को शो किया गया है, बिल्कुल किया गया है। दूसरा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है बिटवीन ड्यूटी एंड डिज़ायर। एक तरफ ड्यूटीज़ हैं, जैसे यूलिसिस अब घर पे आया है तो उसको अपने बेटे को और अपनी पत्नी के लिए, घर को लेकर, अपने राज्य को लेकर जो ड्यूटीज़ हैं वो फुलफिल करनी चाहिए। बट नहीं, वो तो अपनी डिज़ायर, इच्छों को पूरा करना चाहता है। तीसरा, पासेज ऑफ टाइम, ओल्ड एज, ये दिखाया गया है किस प्रकार कितना कितना टाइम निकल चुका है, पहले क्या था अब क्या है। चौथा पॉइंट है इसके अंदर, चौथा थीम है हीरोइज्म और प्रिजर्वेनेस दिखाया गया है, यानी कि वीरता और लगातार प्रयास इसके अंदर दिखाए गए हैं। पांचवा थीम है इसके अंदर विक्टोरियन स्पिरिट ऑफ एक्सपेंशन दिखाई गई है। ये सारी चीज़ें, ये लालसा विक्टोरियन एज के अंदर लोगों के अंदर थी। वो एडवेंचर करना चाहते थे, वो खोज करना चाहते थे। अगर आपको लिखना पड़े कि कहीं पे विक्टोरियन एज पर, तो ये चीज़ें लिख सकते हो कि यूलिसिस पोएम है विक्टोरियन एज की, वो ये चीज़ को शो करती है। ये उस टाइम पर उस प्रकार, उस टाइम का सिनेरियो इस प्रकार का था, लोग इस प्रकार के थे, सोसाइटी इस प्रकार की थी। फेथ वर्सेस डाउट, यानी कि आस्था और संदेह को दिखाया गया है। लेगेसी एंड इमॉर्टलिटी, विरासत और अमरत्व को दिखाया गया है। अब सिंबल की बात करें, जो यहाँ पर सी है या व्योज है, जिसे हम समुद्री यात्रा बोलते हैं, ये लाइफ के एंडलेस जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। इथाका यहाँ पर होम को, ड्यूटी को और स्टैगनेशन को, यानी कि स्थिरता को दिखाता है। इथाका के अंदर रहना यानी कि ड्यूटी पर रहना। मैरिनर्स यहाँ पे कंपेनियनशिप को शो करते हैं, करेज को शो करते हैं, जो कि उसी के जैसे हैं। आर्क की मैंने बात की, आर्क यहाँ पे गेटवे है टू न्यू एक्सपीरियंस का। हैप्पी आइल्स हेवन को रिप्रेजेंट करते हैं, आफ्टर लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। सनसेट या वेस्टर्न स्टार यहाँ पे डेथ को या एंड ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। उसने कहा था कि मैं सनसेट तक और वेस्टर्न स्टार तक जाना चाहता हूँ, यानी डेथ या डेथ से परे जाना चाहता हूँ। ग्रे स्पिरिट यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है एजिंग को, एजिंग सोल, यानी कि बूढ़ी बढ़ती हुई आत्मा को, विद यूथफुल विल, जिसके अंदर यूथफुल विल है। पोर्ट या फिर शिप यहाँ पे रेडीनेस फॉर न्यू बिगिनिंग, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक नई शुरुआत की जर्नी को यहाँ पे पोर्ट और शिप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट के अंदर हमारा पॉइंट बचता है कि इस पोइम को जब लिखा गया, इस पर बाकी लोगों ने क्या कुछ कहा। जैसे कि हमारा लास्ट पॉइंट है लिटरेरी एंड कल्चरल लेगेसी। तो पहला पॉइंट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टी.एस. इलियट ने 1929 के अंदर इस पोइम की प्रेज की थी, ये कहकर परफेक्ट पोइम। क्वेश्चन बनेगा कि वह यूलिसिस पोइम को परफेक्ट पोइम कहकर किसने प्रेज किया?
टी.एस. इलियट ने, या टी.एस. इलियट ने किस पोएम की प्रेज की, या फिर इस पोएम की प्रेज कैसे की। किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा पॉइंट है, इस पोएम का इन्फ्लुएंस पड़ा था बाकी आगे आने वाले पोइट्स पर, जैसे कि गियोवानी पैस्कोली, सॉरी अगर मैं इसको नाम सही से प्रोनाउंस ना कर सकूं। और इसके अलावा मैंने जो पोएम पूरी टीच करवाई, अगर कहीं पर कोई वर्ड गलत तरीके से प्रोनाउंस कर दिया उसके लिए सॉरी। पहला रीज़न कि पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। दूसरा, मैं कोई लाइव टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, जस्ट रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अब मैंने चाह 2-1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करनी है भाई। अगर तो 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी हो तो बंदा 1 घंटे के अंदर पॉज ले लेके बोल सकता है। अगर 2 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो कम से कम आपको 8-9 घंटे चाहिए फिर। तो इसलिए बीच में जैसा जल्दबाजी में कोई शब्द गलती से निकलता है उसका इशू आप ना बनाएं, सॉरी। तो भाई यहाँ पर अब ये नाम में से नहीं प्रोनाउंस किया जा रहा, आप देख लो क्या लिखा है, गियोवानी पैस्कोली। इनका वर्क आया था आई थिंक बाद में, रिफ्लेक्टिंग ऑन द यूलिसिस जर्नी, उस पर इम्पैक्ट है इस पोइम का। द पोइम्स फाइनल लाइन आर इंस्पिरेशनल एंड वाइडली क्वाटेड। जो लास्ट लाइन की मैंने बात की थी, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू येल्ड, वहाँ भी यही बातें लिख के रखो कहीं पे। फोर्थ, लाइन्स आर यूज्ड इन मेमोरियल। लाइनों को मेमोरियल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, स्पीचेस के अंदर एंड इवन पॉपुलर कल्चर, जैसे कि स्काईफॉल जो हुआ ओलंपिक्स का, वहाँ पर भी इनको यूज़ किया गया। तो भाई ये लाइनें मैं तो अभी आज स्टेटस पे लगाऊंगा, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू येल्ड, नीचे लिखूंगा बाय लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ब्रैकेट में फ्रॉम यूलिसिस। ये लाइनें ग्रुप के अंदर भी शेयर कर देंगे। और लास्ट के अंदर आपका ये पोइम रिप्रेजेंट एन आइडिया ऑफ करेज, परसिस्टेंस एंड हीरोइज्म डिस्पाइट एज और लॉस। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखा। अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, इतना हार्ड वर्क तो कर सकते हो। इतना मैंने आपको पूरा सारा कुछ टीच कर दिया। देखते हैं भाई यहाँ तक कितने लोग देखते हैं, कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 13 पोएमें कर ली है, 2 पोएमें आपकी बची हैं। 2 पोएमों के बाद में आपका प्रोज सेक्शन शुरू हो जाएगा। वो ज़्यादा लेंथी है भी नहीं, मतलब हमारा सिलेबस लगभग 15 पोएमें को तकरीबन हो चुका है। टोटल हमारे वर्क कितने हैं, 25 से लेकर 27 तो सारे ही हैं, 50% तो हो चुका है। बीच में थोड़ा फर्स्ट ग्रेड को करना पड़ता है और पोइमों को मेरे को डिटेल में स्टडी करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड कभी कभी कम हो जाती है, उसके लिए सॉरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।